ये कहानी एक डार्क नाइट की, जिसके अंदर एक गर्ल होती है जो कि फॉरेस्ट के अंदर भागती जा रही होती है, जिसके पीछा कुछ रॉयल गार्ड्स कर रहे होती हैं। लेकिन फॉरेस्ट के अंदर जाने पर एक बंदा उसे कहता है हमें फॉरेस्ट के अंदर इस तरह से नहीं जाना चाहिए। उनका लीडर पूछता है आखिर ऐसा क्यों। तो वह कहता है हमने सुना है अंदर एक बीस्ट किंग की एक केव है जहाँ पर कि वह रहता है और उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं है उस बीस्ट किंग के एरिया में कोई भी जाए। लेकिन इस बात पर उनका लीडर भरोसा नहीं करना चाहता, लेकिन सभी में यही रूमर फैले होते हैं। अचानक वहाँ पर एक सोल्जर्स का ग्रुप आता है और बताता है कुछ विलेजर्स ने उस ईविल वुमन को उधर जाते हुए देखा है। सभी लोग उस वुमन को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। वह गर्ल थोड़ी दूरी पर अंदर की साइड में पेड़ के पीछे छुपी होती है और अंदर तरफ भागती जाने लगती है और माफी मांग रही होती है। सॉरी नटालिया, मैं वापस आने के बाद तुमसे माफी जरूर मांगूंगी यदि मैं सर्वाइव कर पाई तो। अचानक से वह गिर जाती है और अनकॉन्शियस होने लगती है। उससे करीब 100 दूरी पर उसे बस एक खाली घर दिख रहा होता है। नेक्स्ट दिखाते एक बंदे का जो कि अपने घर के बाहर एक न्यूज़पेपर को रीड कर रहा होता है, जिसमें एक न्यूज होती है एक ईविल गर्ल जो कि रॉयल कैपिटल से भाग चुकी है। वह सोचने लगता है कि सच में वे इस तरह से एस्केप करने में कामयाब भी हो गई। नेक्स्ट अचानक से उसे जंगल से कुछ महसूस होता है कि शायद कुछ गड़बड़ है। वहां पर जाने के बाद चेक करता है काफी सारे बीस्ट ने एक गर्ल को घेर रखा होता है जो कि रात वाली गर्ल होती है। नेक्स्ट उसको उठाकर ले आने लगता है, तभी दिखाया एक सोल्जर होता है उस पर नजर रख रहा होता है। जिस चीज़ के बारे में अभी समझ जाता है तुरंत ही लाइट स्पीड की तरह ही उसके पीछे पहुंच जाता है टेलीपोर्ट होकर। लेकिन वह सोल्जर को लगता है कोई पीछे अटैक करता है, लेकिन वह बॉय वहां से डॉज कर लेता है जितने भी अटैक्स हो रहे हों। उसकी जो यूनिफॉर्म होती है उसे वह पहुंचा लेता है। ये बंदा जरूरी रॉयल फैमिली के पर्सनल गार्ड में से एक होगा और वह पूछता है ये आकर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इनमें जो गार्ड होता है और गार्ड्स को बुला लेता है और कहता है तुम इस गर्ल को हमें दे दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। इस बात पर कहता है क्या सच में। मैं कहता हाँ बिल्कुल, यदि तुम बिना किसी दिक्कत के गर्ल हमें दे दोगे तो हम तुम्हारी जान को बख्श देंगे। इस बात पर कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया, लेकिन फिर भी मैं इस गर्ल को देने से तुम्हें मना करता हूँ। लेकिन तभी एक बंदा अपनी स्वार्थ से अटैक कर देता है, जिससे वह बॉय डॉज कर लेता है और कहता है यदि मुझे चूज करने का मौका मिले इन गर्ल में से या फिर तुम लोगों में से तो ऑफकोर्स मैं इस गर्ल को चूज करने वाला हूँ। लेकिन वे सभी लोग जानते हैं कि ये बॉय अपने हाथों को भी यूज नहीं कर सकता, इसलिए मौका है सब लोग घेर कर आसानी से अटैक कर सकते हैं। लेकिन बॉय आइस मैजिक से अटैक करता है, उनके पैरों को जमाने लगा होता है। लेकिन और भी लोग अटैक कर रहे होते हैं तो उनको अपने प्रेशर से वहीं पर ढेर कर देता है बिना ही अपनी एक उंगली को भी उठाए। वह बंदा कहता है आखिर तुम हो कौन, तो अपने आप को दिखाता है कि वह लीडर है। उसके हाफ ब्लैक एंड हाफ वाइट हेयर्स को देखकर वह कहता है ओह तो तुम बीस्ट लॉर्ड हो ना। वह कहने लगता नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मैं ग्रेटेस्ट बीस्ट लॉर्ड हूँ। और तुरंत ही अपनी एक पल के अंदर ही सब लोगों को हरा देता है, उन सबको हिप्नोटाइज कर लेता है और कहता है मुझे बताओ आखिर तुम क्या कहने वाले हो। मैं कहने लगता है कि हम लोग यहाँ पर उस गर्ल का पीछा करते फॉरेस्ट के अंदर आए, लेकिन जहाँ पर कि उस गर्ल को कुछ बीस्ट देख खा गए, इसलिए हमको वह नहीं मिल पाई। मैं कहता है ये काफ़ी अच्छा है बिकॉज उसने उनके माइंड के अंदर ये सारी चीज़ें भरी होती हैं। क्या कहना है। मैं कहने लगते हैं यहाँ से बाहर जाने के बाद इनकी यादें वापस आ जाएंगे, लेकिन इनको यहाँ पर जो हुआ है उसके बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा। नेक्स्ट उस गर्ल को अपने घर पर ले आया होता है, जहाँ पर कि वह गर्ल अभी थोड़ा रेस्ट कर रही होती है। सोचने लगता है कि सच में इतनी ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट गर्ल कोई भी क्रिमिनल कैसे हो सकती है। न्यूज पेपर में पढ़ने लगता है जहाँ पर लिखा होता है किंगडम ऑफ नेट के अंदर जिसको एक क्रिमिनल घोषित कर दिया गया है, उसके क्राइम के बारे में लिखा गया होता है। जैसे उस गर्ल को होश आता है तो उसे कुछ ड्रिंक करने के लिए देता है, लेकिन वह गर्ल कहती है आखिर वह कौन है, आखिर इसमें क्या है। लेकिन जब ड्रिंक करने को दे ही रहा है तो वह ड्रिंक कर लेती है, आखिर क्या ही बुरा हो सकता है। और वो उससे पूछता है आखिर वह इस तरह से जंगल में कैसे आ गई। तब बताती है भाई जंगल में आ रही थी लेकिन यहाँ पर खो गई, इसी वजह से उसको एक जंगल के अंदर घर दिखा तो उसकी तरफ जाने लगे, लेकिन उससे पहले इवेंट पर कोलैप्स हो गई। वह कहने लगता है चिंता ना करने के लिए अभी तुम बिल्कुल सेफ जगह इस कैसल में सेफ हो। फिर उसे बताने लगता है लेडी शार्लेट फियांसी ऑफ सेकंड पेरिस सीसल की है ना। लेकिन वह कहती नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मैं वह लड़की नहीं जो कि तुम्हें उस पिक्चर दिख रही है। वह कहने लगती चिंता ना करने के लिए मुझे तुम्हारी बातों में पूरी तरह से भरोसा है, इसलिए तुम यहाँ पर रेस्ट कर सकती हो। वह रोने लगी होती तो वह कहता कि मैंने अभी क्या कर दिया, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया क्या। लेकिन वह कहती है रुकती हुई आखिर तुम पहले बंदे मुझे मिले हो जिसने कि इस तरह से मेरी बात पर भरोसा किया है। बताना स्टार्ट करती है अपनी पुरानी स्टोरी के बारे में। एक दिन एक पार्टी हो रही होती है जिस दिन सभी लोग होते हैं अपनी पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर सेकंड प्रिंस आता है और वह अनाउंसमेंट करता है लेडी शार्लेट के बारे में। सब लोग सोचने लगते हैं आखिर ये शार्लेट कौन है। सामने तरफ आने के बाद प्रिंस अनाउंसमेंट करता है लेडी शार्लेट जो कि एक ईविल गर्ल है और जिसके बारे में काफ़ी सारे उस पर क्रिमिनल चार्जेस लगा देता है, और तुरंत ही कहता है उस गर्ल को अरेस्ट करने के लिए उसके साथ उसकी इंगेजमेंट है उसको भी तोड़ने के लिए कहता है। इस बात पर शार्लेट कहती है कि नहीं ये सब गलत इंजाम है उसके ऊपर, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, ना ही वो कि ईविल है, वह तो बस मेरे साथ में अपनी एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए एक बहाना ढूंढ रहा है। लेकिन सच में लोग भी उस पर भरोसा कर लेते हैं जो भी उसने कहा होता है, जिसके बाद उसको एक प्रेजेंट में डाल दिया जाता है और फिर अभी प्रेजेंट में स्टोरी आ चुकी होती है। जिसके बाद बीस्ट लॉर्ड कहता है चिंता ना करने के लिए तुम्हारा फ्रेंड शायद किसी और गर्ल को पसंद करता था, इसीलिए तुमसे बस गेट राइड होना चाहता था, तो पीछे छुड़ाना चाहता था, इसीलिए उसने ये सब प्लान बनाया। लेकिन यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारा बदला लेने में और तुम्हारी सभी चीजों में और सही जगह पहुंचाने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये एक मेरे फ्रेंड का इंस्टाग्राम पेज है जहाँ पर कि वह काफ़ी सारे अर्निंग वाली टिप्स और वीडियो डालता है, जहाँ पर कि आप चेकआउट कर सकते हैं आप भी इस तरह से अर्निंग करना चाहते हैं।
लेकिन ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इसीलिए आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम चैनल का। तो अभी वीडियो पर ही कंटिन्यू करते हैं। इस बात पर कहती है, नहीं मैं नहीं चाहती इस तरह से तुम्हारी और भी परेशानियां देना, मैं बस वहाँ से भागना चाहती हूँ और मुझे यहाँ से भी जल्द से भागना होगा। इस बात पर कहता, ओह ठीक है तो फिर ये परफेक्ट है, क्या तुम क्लीनिंग वगैरह करना जानती हो? देखो ना मेरे घर कितने ज़्यादा मैस है, मुझे सच में ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगता है, मुझे नहीं करना आता है। मैं कहने लगती हाँ ये एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह सफाई करना जानती है। मैं कहने लगता ठीक है इट्स परफेक्ट, तो फिर मैं तुमको हायर करता हूँ एक हायर सैलरी के तौर पर। मैं तुम्हें एक सैलरी दूंगा मंथली, जिसमें कि मैं तुम्हें 3 टाइम मील दूंगा और काफ़ी स्नैक्स वगैरह भी खाने को दूंगा। तुमको एक सेपरेट अलग रूम दूंगा जहाँ पर तुम रह सकती हो। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए है ना? लेकिन मैं कहती है तुम आखिर क्या कह रहे हो, तुम समझ रहे हो ना, मैं एक बॉन्टेड क्रिमिनल हूँ। मैं कहने लगता हाँ बात तो ठीक है, काफ़ी बड़ा मैटर है। अरे लेकिन वैसे मैं तो यहाँ पर बिल्कुल ही अलग रहता हूँ ना, तो मुझे क्या ही फर्क पड़ता है कौन यहाँ पर आने वाला है, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। लेकिन फिर भी वे कहती है इस तरह से एक बॉन्टेड क्रिमिनल है, तुम्हारे लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है। वह कहने लगता है चिंता ना करने के लिए, वैसे मुझे भी मेरे फ्रेंड्स ने एक धोखा दिया था। वह कहने लगती है ओह सो सैड। तो वह बताने लगता है अपनी पास्ट के बारे में। कुछ फ्रेंड के साथ ही वह एडवेंचर गया था एक टॉम में, यहाँ पर कि कुछ सील को तोड़ने के लिए उसके फ्रेंड ने उसको यूज किया, जिसके बाद वहीं अंदर फेंक दिया उस टीचर को चुराने के बाद उस सभी मोस्टर के बीच में, जिससे कि उस टीचर को वह अपने पास में रख सके। वह काफ़ी इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है सच में ये कितना ज़्यादा बुरा है, तुम्हारे साथ इतना बुरा हो गया। लेकिन वह शौक जाता है कि इस तरह से वह कितनी इमोशनल हो सकती है, उसकी हर बार बिलीव भी कर सकती है, वह कितनी ज़्यादा इनोसेंट है। लेकिन तुरंत ही वह कहता है मुझे तो उस टाइम कोई भी नहीं था जो कि मेरे उस अकेलेपन में साथ दे, लेकिन मैं तुमको इस तरह से अकेले में नहीं छोड़ सकता हूँ। और वैसे अभी एक जंगल के बीच में बिल्कुल ही अलग सील्ड एरिया में रहता है जहाँ पर कि कोई भी नहीं आ सकता है। वह कहने लगती है लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं तुम्हें और दिक्कत नहीं दे सकता हूँ। वह कहता है ठीक है तो फिर एक ही रास्ता बचा है। अपने ऊपर तुरंत एक कर्सी लगा लेता है और कहता है मेरे पास केवल 3 मिनट ही बचे हैं, 3 मिनट के बाद मेरा हार्ट अपने आप ही बीट करना बंद कर देगा और मैं मारा जाऊंगा। इसलिए तुम्हारे पास 3 मिनट का टाइम है, जल्द जल्द तुम एक डिसीजन बना लो मेरे लिए काम करना या फिर नहीं, वरना तुम्हारे वजह से एक नॉर्मल एक इनोसेंट एक प्यार सा सिटीजन मारा जाएगा। ये सुनने के बाद वह बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगती है, बहुत नर्वस हो जाती है। वह कहती है अगर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो तुरंत ही उसके करीब जाती हुई कहता है अब तुम्हारे पास में बहुत कम टाइम बचा है, जल्द से जल्द तुम्हें एक डिसीजन ले लेना चाहिए, वरना तुम्हारे वजह से एक इनोसेंट एक प्यारा सा सिटीजन है मारा जाएगा। वह तुरंत ही उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और अपने काम पर लग चुकी होती है। जो क्लीनिंग होती है वह काफ़ी फास्ट कर रही होती है, देखकर तो वह शॉक्ड जाता है। वह कहता है सच में तुमने कितने अच्छे से इस फ्लोर को साफ किया है, मुझे नहीं लगा था एक नोबल लेडी होने के बाद भी तुम इतना सब कुछ ऐसे इतने अच्छे से कर सकती हो। वह कहने लगती है हाँ वैसे मैं एक नोबल लेडी हूँ तो क्या हुआ, मैं काफ़ी सारे सर्वेंट थे उनकी भी हेल्प कर देती थी इस तरह के काम में। वह सोचने लगता है नहीं वह तो बस नोबल लेडी का जो टाइटल है उसके पास बस एक नाम के लिए ही है, असल में तो वह एक सर्वेंट से ज़्यादा नहीं ट्रीट की जाती होगी, उसके हाथ इतने ज़्यादा रफ थे जब मैंने उसे बचाया था। नेक्स्ट बताने लगती है फ्लोर की सफाई वगैरह थी बाकी सारी चीज़ें, तो वह कहते हैं मैंने सारी चीज़ों को जला दिया जो कि वेस्ट था। फिर वह कहने लगती है वैसे तुमने भी तो काफ़ी ज़्यादा ही हेल्प की थी मेरी, मैं इस तरह से बस छोटी मोटी काम करने के सच में नेसेसरी हूँ यहाँ पर तुम्हारे लिए काम करना। वह कहने लगता है ऑफकोर्स तुम देख लो ना मैं यहाँ पर अकेले रहता हूँ तो मुझे कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है इस तरह सफाई करने की, ना ही मैं अपने आप को इतना परेशान करता हूँ। वह कहने लगती ज़्यादा चिंता ना करने के लिए, वैसे भी ये सब आम ही है। वह कहने लगता है ओह वैसे ये सब काफ़ी परफेक्ट है, इसलिए तुम यहीं पर रहो और ये सब काम करो, ये मुझे ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर वैसे पूछती है कि मुझे भी क्या काम करना चाहिए, तो वह कहने लगता है अभी तुम जो भी चाहो वह कर सकती हो, मतलब तुम्हारी इच्छा है तुम कुछ भी कर सकती हो अपने टाइम पास करने के लिए। इस बात पर वह सोचने लगती है कैसे तुम मुझ पर बिलीव नहीं करते हो, मुझ पर शक कर रहे हो कि शायद मैं तुम्हारे यहाँ से कुछ चोरी कर लूँगी। तो वह कहता नहीं वैसे भी मैं कल शॉपिंग के लिए जाने वाला हूँ, तो वैसे यहाँ पर कुछ ही पैसे नहीं बचे हैं जो तुम कुछ भी कर पाओ। वह कहने लगती हो मुझे माफ़ करना कि इस तरह से तुम्हारे पैसे खर्च होने में लिए। तो वह कहने लगता है चिंता ना करने के लिए ये सब तो एक इन्वेस्टमेंट है जो कि मुझे वापस पे आप जरूर करेगी। वह कहने लगती है ठीक। नेक्स्ट वे कहने लगते हैं वैसे तुम लाइब्रेरी जा सकती हो, गार्डन वगैरह कुछ भी काम कर सकती हो अपने टाइम पास करने के लिए जब तक डिनर तैयार नहीं होता है। वह कहने लगती है ठीक। जैसे लाइब्रेरी के अंदर गया होता है जहाँ पर पीछा करती है वह भी पहुंच जाती है, जहाँ पर कि इतनी सारी बुक्स को देखकर शॉक्ड जाती है कि उसका जो कलेक्शन है बुक्स का अब कितना ज़्यादा है। लेकिन वह उससे कहता है इस तरह से उसको वह डिस्टर्ब ना करे, अपने जो भी काम करना चाहे वह कर सकती है। ये बात सुनकर तो वह थोड़ी सी शॉक्ड जाती है, जो एक्साइटमेंट होता है वह सारे चला जाता है। इस तरह से उसने कहा है कि वह डिस्टर्ब ना करने के लिए, लेकिन वह सोचने लगता है इस तरह से किसी से हेल्प मांगना फिर उसके लिए कुछ हेल्प ना करना ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ही ऑकवर्ड फील करा रहा है। और लेकिन मैं इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं हूँ लोगों के साथ में रहने में, तो शायद वह यहाँ से जल्दी बोरे होकर चली जाएगी। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेक्स्ट तुरंत ही वह अपने काम पर लग चुका होता है, जहाँ पर ये कुछ स्टूडेंट्स के पेपर टाइप होते हैं यहाँ पर जिसमें काफ़ी सारी मैजिक स्पेल्स लिखे होते हैं जिनको वह चेक कर रहा होता है, लेकिन उससे शायद वह पसंद नहीं आ रही होती हैं। इस तरह से पूरा दिन का टाइम इस तरह से निकल जाता है, जिसके बाद वह काफ़ी थकने के बाद वापस जाने की सोचता है।
और लेकिन जब लाइट्स को ऑन करता है तो पता चलता है वहाँ पर कि शार्लोट बैठी होती है जो कि फ्लोर को फिक्स करने की ट्राई कर रही होती है। वह पूछता है कि वह क्या कर रही है तो वह कहती है उसके पास फ्री टाइम था इसलिए वह इस टूटे हुए फ्लोर को फिक्स कर रही है। वह कहने लगता है कि इस तरह से फ्री टाइम में कौन ही सब ओवरवर्क करता है। वह कहने लगती है मैं क्या करूँ मतलब। तो वह नेक्स्ट उसको बिठाता है और कहता है उसकी क्या कोई हॉबीज है। तो वह कहती है नहीं मेरी खास कोई हॉबीज नहीं है। वह कहने लगता है क्या सच में। तो पूछता है कि वैसे तुम फ्री टाइम में करती क्या थी। तो वह कहने लगती है मेरी जो ट्रेनिंग थी वह एक परफेक्ट ब्राइडल बनने की थी जिसमें कि मैं हाउस की सफाई वगैरह फ्लोर साफ करना और जिसके बाद में जो भी बच्चे तो कपड़ों को ठीक से ऑर्गेनाइज करना वगैरह था। मुझे कभी फ्री टाइम मिलता ही नहीं था। तो वह कहने लगता है ठीक है तो फिर क्या तुम बता सकती है कि तुम्हारी जो ट्रेनिंग थी उस तरह से हैप्पी पल थे वे क्या थे। वह कहने लगती है इस चीज़ों में अच्छी नहीं थी हमेशा ही उसकी डांट पड़ती रहती थी उन सभी काम को करने के बाद भी। वह कहने लगता है चिंता ना करने के लिए अपने हैप्पी पल बताया जिसमें सबसे ज़्यादा खुश हुआ करते थे। वह कहने लगती है उसकी सिस्टर निटोलिया जिसने कि एक बार उसको एक फ्रूट दिया था जिसको उसने पहले कभी ट्राई नहीं किया था। इस तरह के स्नैक से वह काफ़ी अधिक खुश हुआ करती थी। 2 महीने पहले की बात है। वह कहने लगता है कि सच में इस तरह से एक डरावना फेस बनाता है मतलब उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा बेकार गई है। सोचने लगता है अकेडमी के अंदर भी उसके पास तो कुछ फन करने का भी टाइम हुआ करता था। वह कहता है ठीक है अभी मैं तुमको सिखाने वाला हूँ किस तरह से फन किया जाता है और किस तरह से हैप्पी लाइफ को जी जाती है एक चाइल्ड की तरह तो मैं हैप्पी करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट पे शॉपिंग पर जाता है और काफ़ी सारी स्टफ खरीद के लाया होता है। वह कहती है आखिर ये सब कहाँ से आ गया मतलब तुमने तो कहा तुम्हारे पास पैसे नहीं थे ना। तो वह कहने लगता है ऑफकोर्स मैंने कुछ अपने मैजिक टूल्स को बेच दिया जिससे मुझे काफ़ी सारा पैसा मिल गया। वैसे ये सब छोड़ो अभी तो मेरा काम ये है कि मैं तुमसे कहा था कि तुम किस तरह से हैप्पी रह सकती हो एक चाइल्ड की तरह मैं सिखाने वाला हूँ। वह कहने लगती है एक चाइल्ड की तरह मतलब ऑफकोर्स एक जॉयफुल लाइफ एक एंजॉयफुल लाइफ और जिसके बाद जो भी चीज़ लेकर आया होता है सब उसे रिवील करता है जिसमें कि काफ़ी सारी पेस्ट्रीज केक्स चॉकलेट्स और काफ़ी सारी मिठाइयाँ भी होती हैं और कहता है इन सबको एंजॉय करने के लिए। लेकिन वह कहती सब नहीं खा सकती बिकॉज ये काफ़ी अधिक रिसेस है उसके लिए। ये सब तो उसने पार्टीज वगैरह में देखा है लेकिन वह उसको खाने के लिए कहता है तो एक बाइट लेने के बाद भी एकदम आंसुओं से भर भर के रोने लगी होती है बिकॉज उसको ये फीलिंग पहले इतनी एंजॉयबल कभी नहीं आई थी। वह कहने लगता है इतना करने के लिए वह हर एक ट्राई करेगा अपना बेस्ट देगा तुमको खुश रखने के लिए आज से। नेक्स्ट वह सोचने लगता है एक प्लानिंग करने लगता है किस तरह से वह हमेशा उसको खुश रखेगा और किस तरह से एंजॉयबल चीज़ें सिखाएगा लाइफ कैसे एंजॉय की जाती है वह सिखाएगा। लेकिन नेक्स्ट में जब जागा होता है तो डेस्क पर ही सो रहा होता है। सोचता शायद मैंने रात काम करते करते यहीं पर सो गया मुझे पता भी नहीं चला ओवर टाइम की वजह से। लेकिन उसने काम अपना फिनिश कर लिया होता है। एक बुक को निकालता है जिसमें एक नोटबुक बनाई होती है किस तरह से वह काफ़ी सारे प्रैंक कर सकता है शार्लेट के साथ में जिससे कि वह हैप्पी हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होगी। लेकिन तभी सोचता है इससे तो मुझे खुशी मिलने वाली है ना कि वह खुश होने वाली है तो इसलिए उसको फेंक देता है। लेकिन तभी उसी टाइम पर शार्लोट भी आ जाती है और वह उसको ग्रेट करती है। उसे देखने के बाद तो खुश होता है और कहता है मैं रात को ज़्यादा ओवर टाइम करता रहा और शायद यहीं पर डेस्क पर सो गया। वह कहने लगती इस तरह से ज़्यादा जागना तुम्हारी हेल्थ के लिए काफ़ी ख़राब हो सकता है। वह कहने लगता है अरे चिंता की कोई बात नहीं है। फिर वह कहते हैं वैसे मैं ब्रेकफास्ट को स्किप करने वाला हूँ तुम अकेले ब्रेकफास्ट कर लेना। तो वह कहती है ठीक है मैं तुम्हें लंच टाइम पर जगा दूंगी। फिर तुरंत ही उससे पूछता लेकिन वैसे आकर तुम्हारे हाथ में ये क्या है। तो था लगती है एक ब्रूम है। तो वह कहने लगता है ठीक है लेकिन आकर तुम इससे क्या करने वाली हो। तो कहने लगती है वह पेंशन के सामने के जो प्लेस है उन सभी को क्लीन करना चाहती है और यहाँ की भी जगह को क्लीन करने वाली है। वह कहने लगता है लेकिन मैंने तो पहले जितनी चीज़ें तुम्हें बताई थी उस सभी चीज़ों को तुम क्लीन कर चुकी हो ना आखिर ये सब क्यों करना चाहती हो ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो मैं कहने लगा ऑफकोर्स मैं तुम्हें इतना ओबे करती हूँ इसीलिए सबको रिपेयर करने के लिए ये सब मेरे लिए परफेक्ट है। वह सोचने लगता है सच में ये गर्ल कितनी ज़्यादा इनोसेंट है। लेकिन तभी वह कहता है ठीक है तुम जो भी करना चाहो कर सकती हो तो लेकिन ज़्यादा ओवर वर्क ना करना। तो वह कहने लगती है अरे चिंता ना करने के लिए सब उसके डेली का रूटीन है इसीलिए नॉर्मली ये सारी चीज़ें। तो कहने लगता है मतलब क्या तुम पैलेस में डेली ही पूरे पैलेस में इस तरह से सफाई करती थी झाड़ू लगाया करती थी। तो वह इस बात पर कोई भी जवाब नहीं देती है और शांत रहती है जिसकी वजह से वह समझ जाता है कि आखिर कैसा क्या सिचुएशन होगी। उसको वहाँ पर एक सर्वेंट से भी ज़्यादा बुरी तरह से ट्रीट किया जा रहा होगा क्योंकि काफ़ी सारे सर्वेंट्स तो वह भी ये सब कर सकते हैं लेकिन उसको इतनी बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है और यहाँ तक कि उसको उस जुर्म में जेल में डाल दिया जो कि उसने कभी किया भी नहीं था। इसीलिए वह काफ़ी गुस्से में आने लगता है उसके लिए और उस लोगों पर गुस्सा हो रहा होता है जिन्होंने उसके साथ ये सब किया होता है। लेकिन वह जब उसको इतना गुस्से में देखती है उसकी शक्ल को इतना बिगड़ी देखती है तो नर्वस होने लगती है और जाने से पहले कहती है उसे गुड रेस्ट करना चाहिए। वहाँ से वह चली जाती है लेकिन सोचने लगता है सच में किस तरह से उसने कभी अपनी फैमिली से बात नहीं की अपने एक्स फियोंसे से बात नहीं की उससे बेवकूफ़ फ्रेंड से बात नहीं की। उसको इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि उन सभी को वहीं ब्लॉप कर देगा लेकिन फिर भी उसके लिए काफ़ी सैड फील कर ही रहा होता है और फिर उसे क्या गुड करना चाहिए उसके लिए अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है बाहर से स्पीड से चला जाता है जहाँ पर कि 2 गर्ल खड़े होते हैं। पूछने लगती है गर्ल आखिर ये कौन है। तो वह कहने लगता है ये उसकी मेड है जिसको उसने अभी अभी न्यू हायर किया सफाई के लिए। इस बात पर उसको हटाती है और उससे बात करने लगती होती है कहती सच में कितनी एलिगेंट ब्यूटीफुल एकदम परफेक्ट वुमन हो और अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती है। उसका नाम मयासा है जो कि एक कोरियर शिपिंग सेटरिंग कंपनी में काम करती है। एलन इसके बारे में बताता है मैं मेरे लिए सारे कोरियर्स और मेल्स वगैरह को डिलीवर करने का काम करती है।
लेकिन तब ये बताने लगती है कि वैसे हाँ मुझे पता है मॉन्स्टर किंग के पास में इतना तो पैसा है ही, किस तरह से एक मेड को हायर कर सकता है क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन मुझे इसका चेहरा इतना ज़्यादा जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। इस बात पर हाँ ऑफ कोर्स एलन भी समझता है बिकॉज उसके काफ़ी सारे न्यूज़पेपर में फोटो आते रहते हैं तो काफ़ी कॉमन है, लेकिन जिस तरह का रिएक्शन होता है शार्लोट का वह काफ़ी डर रही होती है। एलन कहता है सच में कितना इनोसेंट रिएक्शन है, इससे साफ पता चल रहा है कि वह यस कह रही है, लेकिन वह सोचने लगता है शायद मेमोरी इरेज करने का मैजिक यूज कर मयासा की मेमोरी इरेज कर दे, लेकिन तुरंत ही अपने आप को ठीक करती है और कहती चिंता ना करने के लिए। वैसे ही हमारी जो कंपनी है वह एक कोरियर शिपिंग की कंपनी है, इसीलिए इस मैटर को उसकी चिंता ना करे। वह कहने लगता है थैंक यू सो मच तुम्हारी इस तरह से इस मैटर में ज़्यादा ना कुछ नहीं कह रहे। वह कहने लगता है अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बात को हल्के में भी मत लेना, हमारी जो कोरियर शिपिंग कंपनी है वह किंगडम ऑफ नाइसर तक कॉन्टैक्ट में नहीं है इसीलिए। लेकिन वह कहता आखिर ऐसा होता या फिर उनकी पहुंच यहाँ तक होती तो वह कहने लगती है शायद मुझे नहीं पता आखिर क्या होगा। इस बात पर एलन समझ जाता है कि शायद इससे भी ज़्यादा भयानक कुछ हो सकता है जितना हम सोच भी नहीं सकते। नेक्स्ट वो एलन के घर के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर यह काफ़ी सारे मैजिक पोशंस को मयासा को दे देता है और मयासा से कहता है इन सभी को ठीक से डिलीवर करने के लिए कोई बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए। इस बात पर कहती चिंता ना करने के लिए और आपकी चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली पहुँच जाएंगी। वैसे भी आपकी मैजिक पोशंस की डिमांड है सिटी के अंदर, हायरअप्स भी बहुत ज़्यादा मांगने चाहते हैं इतनी अच्छी क्वालिटी होने की वजह से, लेकिन वह पूछती है आखिर वह इस तरह से सिटी में क्यों नहीं रहता है बिकॉज वहाँ पर वह काफ़ी सारे पैसे कमा सकता है। इस बात पर कहता है उसको सिटी बिल्कुल ही पसंद नहीं है, इतनी भीड़ भाड़ जगह है उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं है। इस बात पर मयासा कहती है वैसे तुम्हें काफ़ी यंग हो, इस तरह से तुम्हें लोगों से भी दूर नहीं रहना चाहिए, तुम्हारे लिए काफ़ी यदि अच्छा रहेगा कि तुम उनकी ज़्यादा करीब रहो, और इसी वजह से लोग हैं तुमको मॉन्स्टर किंग बुलाने लगे हैं। इस बात पर कहने लगता हाँ वैसे यहाँ पर अकेले रहने का जो डिसीजन है वह मेरा डिसीजन है, मैं नहीं चाहता हूँ कहीं और जाना, मुझे यहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल है, और वैसे भी उसकी जो अपीयरेंस है उसकी वजह से उसको एक मॉन्स्टर या बीस्ट किंग बुलाना ये एकदम नॉर्मल भी है। वैसे भी इतने ज़्यादा पावरफुल एक सॉर्सरर जो कि इस तरह से एक अकेले जगह रहता है जिसकी अपीयरेंस भी थोड़ी अलग है। थोड़ा पास्ट के बारे में बताता है, कुछ बच्चे थे जो कि अपने डर को थोड़ा चेक करने के लिए आ रहे थे डीमन किंग के एरिया में, जहाँ पर कि जैसे एलन को देखा तुरंत ही भाग गए डर की वजह से। वह कहने लगती सब नॉर्मल है, वैसे तुम क्या मेल्स के अलावा कुछ और भी ऑर्डर कर सकते हैं, कुछ और भी चीज़ें डिलीवर कर सकती हो। वह कहती है ऑफकोर्स लॉर्ड जैसा आप चाहें हर चीज़ को आप ऑर्डर कर सकते हैं, अपने मेन्यू दे देती है जो भी स्वाद आप मंगा सकते हैं। इस बात पर तुरंत ही दे देता है शार्लोट को और कहता है तुम जो भी चाहो मंगा सकती हो। वह काफ़ी हैप्पी होती है अपने हार्ट के अंदर से भी और कहती है एक दिन सब करीब मैं जरूर करूंगी, लेकिन कल जो तुमने खाना खिलाया था वह इतना अच्छा था कि मुझे और किसी की जरूरत ही नहीं है। तो वह कहने लगता है क्या सच में तुम्हें जो भी मंगाना है तो मंगा लो, बिल्कुल फ्री होगा। इस बात पर एकदम पैनिक हो जाती है और हाँ कहती है। नेक्स्ट मयासा कहने लगती है सच में इस तरह से एलन के साथ में रहना काफी यदि पेनफुल होगा ना तुम्हारे लिए, मतलब इस तरह से एकदम मूड होगा, लेकिन यदि तुम सच में अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालना चाहती हो जस्ट उसको पंच करो। मुझे जब फ्रस्ट्रेशन निकालनी होती है मैं बस पंच करती हूँ और बस कहानी गुस्सा सारा उतर जाता है। इस बात पर एलन को एक नया तरीका आया होता है और कहता है ठीक है अभी तुम यहाँ से जाओ, मुझे कुछ ऑर्डर करना है। वह कहती है यस लॉर्ड मैं चलती हूँ, और वह देखता है किस तरह से शार्लोट है जो कि मयासा के साथ में काफी हद तक अटैच होती जा रही है। लेकिन तभी यहाँ पर एक और बड़ा बॉक्स होता है। वह कहता है क्या तुम इसे जो मंगाया था वह ले आई? ऑफ कोर्स वह कहती है हाँ। तो वह चेक करता है थोड़ा सा उसको खोल कर, वह कहता है सच में काफ़ी अच्छा मटेरियल का लग रहा है। वह पूछने लगता है आखिर इसका क्या करने वाला है, तो वह कहता है ये मेरे लिए नहीं बल्कि शार्लोट के लिए है। लेकिन शार्लोट बहुत पैनिक होने लगती है आखिर इतनी बड़ी बॉक्स के अंदर ऐसा क्या है जो मेरे लिए है। तो जब खोलते हैं जहाँ पर कि एक पंचिंग बैग होता है जो कि लोगों की फिजिकल ट्रेनिंग के लिए होता है, इसलिए शार्लोट पूछता है कि इसका वह क्या करने वाली है। वह कहने लगता है ऑफकोर्स इसे तुम ट्रेन करने वाली, इसको पंचेस करो, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन गुस्से को इस पर निकाल सकती हो। तुरंत ही वह एक फोटो निकालता है सेकंड प्रिंस को उस पर लगा देता है और ग्लव्स देती हुई कहता है इसको जितनी स्पीड से और ताकत से तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए हिट कर सकती हो करो, इस पर अपनी सारी भड़ास निकाल दो सेकंड प्रिंस पर। लेकिन इस बात के बाद भी वह कहती है उसको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है किसी पर भी, इसीलिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, ना इसको कोई फ्रस्ट्रेशन है। ये सुनकर तो वह शौक जाता है और कहता है आखिर ये सब कैसे हो सकता है, तुम्हारी फैमिली तुम्हारा सब कुछ और एक एक करके धीरे धीरे करके छीन लिया, यहाँ तक कि तुम्हें इतनी बुरी तरह से ट्रीट किया गया था, यहाँ तक कि तुम इतने बड़े किराम में फंसा दिया, तुम सच में बिल्कुल गुस्सा नहीं हो। वह कहती है ऑफकोर्स वह बिल्कुल ही किसी पर भी गुस्सा नहीं है। वह क्या लगता सच में आखिर ये कैसे हो सकता है। वह बताने लगती है उसकी फैमिली ने उसको जो भी करा रही है कोई दिक्कत नहीं है, उसे कोई ट्रीट नहीं होता है बिकॉज उन्होंने मुझको पाला इतना बड़ा किया है, तो इसीलिए इस चीज़ के लिए मुझे कोई गुस्सा हो ही नहीं सकता अपनी फैमिली के लिए। वह सोचने लगता है शायद सच में वह काफ़ी ओबीडियंट गर्ल है। मैं तो बस करना चाहता था कि उसके हेटर सामने निकल के आए तो हम सेकंड प्रिंस को एक्सपोज कर सके, जिसके बाद हम लोग चैन से रह सकें, वह भी चैन से रह सके। और लेकिन वह सोचने लगता है कि शायद उसके जो बाउंड्स मिले हैं वे इतने ज़्यादा भी आसान नहीं कि इस तरह से धीरे धीरे करके वह भरे जा सके, जो कि काफ़ी हार्ड होने वाला है उसके लिए। नेक्स्ट तभी नेक्स्ट तुरंत ही मयासा कहती है उसके करीब जाती है उसके कान में कि मेरे ख्याल से शायद अपनी फैमिली मैटर को इस तरह से किसी और द्वारा इंटरप्ट करना नहीं चाहती है, इसलिए अभी के लिए तुम्हें ये मैटर यहीं पर छोड़ देना चाहिए। इस बात पर एलन भी कहता हाँ तुम्हारी बात तो ठीक है, शायद हमें यहीं पर छोड़ देना चाहिए। और तुरंत ही शार्लोट के पास जाकर कहता ठीक है तो फिर तुम मुझे पंच करो। ये बात सुनने के बाद तो शार्लोट क्या मयासा भी शॉक्ड होती है और पैनिक होने लगती है कि ऐसा कैसे कर सकती है। उसका एक बेनिफिशियर उसकी हेल्प किए हुए कितनी ओबे करती है उस पर।
उसको, लेकिन वह कहता है फिर भी ये सब करने के लिए मुझे पंच करो अपनी हार जितना हो सकता है। तो मैजिक यूज करता है, उसकी पंच ग्रो होने लगती है और स्पीड से जाकर हिट कर देती है, जो कि काफी पावरफुल पंच होता है। वो दूर जाकर गिरा होता है। वो उसको इस तरह से इंजर्ड देखकर बहुत ज्यादा पैनिक होने लगती है और काफी अफसोस करती, कहने लगता है अगर तुमने ये सब क्यों किया, मेरी पंच मुझे नहीं पता कि किस तरह से अपने आप ही जा रही थी। वह कहने लगता है चिंता ना करने के लिए वह पूरी तरह से ओके है, इसीलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये सब मैंने जानबूझकर अपने मैजिक से किया था जिससे कि तुम अपनी फुल्ली पावर के साथ पंच को यूज कर सको। और अभी तुम इस घर के अंदर रह रही हो, तुम्हें पूरी तरह से आजादी है, तुम जो भी चाहो वह कर सकती हो बिल्कुल फ्रीली। वह कहने लगती सचिन तुम कितने बड़े इडियट हो, इस तरह से तुम ये बात मुझे कहने के लिए इस तरह से खुद को पंच मरवा लिया। तो वह कहने लगता है चिंता ना करने के लिए वह इसको आसानी से हील कर सकता है और ये कहकर अपनी बॉन्ड को तुरंत हील कर लेता है। जिसके बाद भी अभी वह थोड़ी सी गुस्से में लग रही होती है और अनोट लग रही होती है किस तरह से भी हील कर सकता है, लेकिन फिर भी उसने उससे हट तो किया ही था ना। लेकिन वह कहता है कि आगे से वह ऐसा कुछ नहीं करने वाला है, इसे चिंता करने की बात नहीं है। नेक्स्ट मयासा से वह माफ़ी मांगता है कि इस तरह से उसका जो पंचिंग बैग को उसने मंगा लिया, लेकिन उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इस बात पर कहती है चिंता ना करने के लिए इसमें कोई माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आगे चल के फ्यूचर में तुम काफ़ी सारी चीज़ें मंगाने वाले हो, लाइक एक डबल बेड और रिंग्स वगैरह, बच्चों की चीज़ें भी। इस बात को सुनने के बाद एलन और शार्लेट दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि हम इस चीज़ों को क्यों मंगाने वाले हैं भला। लेकिन इधर दिखाया जाता है एक गर्ल जो कि एक ट्री के ऊपर खड़ी होती है और देख रही होती है एलन के घर तरफ और थोड़ी सस्पिशियस होती है। और वह कहती है उसने आखिरकार उसको ढूंढ लिया, यहाँ पर वह अकेला ही इसीलिए इस बार तो बचकर नहीं भाग पाएगा। नेट दिखाया जाता है रूम के अंदर जहाँ पर एलन पूछ रहा होता है कि वह टी लेगी या फिर कॉफी। इस बात पर कहती है जो ही तुम पियो मैं वही ले लूंगी। वह कहने लगता है ठीक है, तो फिर मैं इस तरह का एक मिक्सचर के बारे में बताता है, इसको मैं ड्रिंक करने वाली हूँ जो कि काफ़ी टॉक्सिक होता है। वह कहने लगती है नहीं नहीं मैं टी ही लूंगी। वह कहने लगता है अगली बार से तुम जो भी डिसीजन लो खुद पर डिसीजन लेना सीखो। वह कहने लगती है अरे इसमें क्या ही बड़ा है, ना ही लाइफ डेथ का डिसीजन होने वाला है, एक नॉर्मली तो है ना। घर से जब भागी थी मैं तो भी मेरा पहला सबसे बड़ा डिसीजन था या फिर फर्स्ट डिसीजन था। वह कहने लगता है ऑफ कोर्स इसी तरह से तुमको अपने डिसीजन से खुद लेने चाहिए जिससे कि तुम आगे लाइफ में और भी। नेक्स्ट तभी अचानक से एक खिड़की खुलती है और जहाँ पर की एक गर्ल आ जाती है, वही गर्ल, और वह कहती है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। इस बात पर एलन कहता है आखिर तुमने मुझे इस तरह से कैसे ढूंढ लिया। वह कहती है ऑफ कोर्स ये काफ़ी ज़्यादा आसान था, जिस तरह से तुम जो लेटर्स भेजती हो उनके अकॉर्डिंग ही तुमको ढूंढना इतना हार्ड नहीं था। पास के विलेज से मैंने जब इन्फॉर्मेशन निकाली कि यहाँ पर कोई बियर्ड विजर्ड रहता है, बेकार सा व्यक्ति, तो ऑफ कोर्स तुमको बता दिया। शार्लेट पूछती है आखिर गर्ल कौन है। इस बात पर वह कहती है नहीं मुझे ये बात पूछना चाहिए कि आखिर वह गर्ल कौन है, मतलब तुम कौन हो। अपने बारे में इंट्रोडक्शन देने लगती है कि वह एक मैजिक ट्रेनर भी है एरो का क्रोफर्ड, और बताती है कि वह एलन की यंगर सिस्टर है। ये बात पर वह कहती है कि सच में एलन तुम्हारी एक यंगर सिस्टर भी मुझे नहीं पता था। वह कहने लगता हाँ वैसे मेरे जो पेरेंट्स थे वह काफ़ी कम एज में डेथ हो गई थी, इसीलिए क्रोफोर्ड फैमिली ने मुझको अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन शार्लेट तभी माफी मांगती है उसके पर्सनल फैमिली मैटर के बारे में इस तरह से पूछने के लिए। इस बात पर कहते चिंता ना करने के लिए, बिकॉज वैसे भी हीरो का है सेम उसकी एज की है तो इसमें क्या ही दिक्कत है। हीरो का कहने लगती है मुझे तो लगा था कि तुम दोनों गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ये। इस बात पर दोनों लोग ही मना कर देते हैं और एलन कहता है आखिर इस तरह से एक सॉर्सर एक लोनर जो अकेला रहता है उसको यदि तुम शार्लेट का बॉयफ्रेंड बुलाओगे तो सच में भी डिस्कस्ट करेगी। इस बात पर कहती है ठीक है, तो फिर अगर बताओ इस गर्ल के बारे में कि आखिर ये कहाँ से आई। बता देता है बिल्कुल साफ साफ आखिर उसका नाम क्या है, कहाँ से आई है और किस तरह से उसका वांटेड का पोस्टर लगा रखा है, और उसके बारे में सब कुछ बता देता है। बिकॉज एक ना एक दिन तो हीरो का को ये सब जल्दी पता चल जाएगा, बिकॉज इतनी ज़्यादा फेमस जो है वह। लेकिन ये सब को सुनने के बाद एरुका होती है वह काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने लगती है कि सच में तुम इस तरह से बस उसको खाना और रहना सिखा रहे हो, ये कितनी ज़्यादा वेस्ट है। अगर तुम्हें पता भी किस तरह से एंजॉय किया जाता गर्ल, उसके पास जाती है इमोशनल से अटैच हो जाती है और कहती है आज से वह भी उसकी हेल्प करने वाली है, अगर किस तरह से एंजॉय किया जाता है। एलन कहता है कि उससे बेटर तो वह कर लेगा, लेकिन वह कहती है गर्ल्स का काम कि गर्ल्स ही जानती है किस तरह से फुल्ली एंजॉय किया जाता है, इसलिए तुम क्या जानो गर्ल्स के मैटर के बारे में। लेकिन वह कह रहे इसमें वह बेटर है और इसलिए वो उसको पूरी तरह से एंजॉय करना सिखाएगा। इस बात पर वह कहती है ऑफकोर्स वह उससे ज़्यादा बेटर सिखाएगी, किस तरह से एक एडल्ट है एंजॉय किया जाता है, एडल्ट वाली चीजें की जाती हैं। दोनों बहस कर रहे होते हैं शार्लेट को लेकर, लेकिन शार्लेट बेचारी बीच में ही खड़ी होती है। नेक्स्ट उनका प्लान होता है सिटी के अंदर जाने का, शॉपिंग करने का, जहाँ पर कि अपनी मैजिक से वह उसके बालों का कलर चेंज कर देता है, बिकॉज उसके काफ़ी सारे पोस्टर्स लगे होते हैं पूरी सिटी के अंदर जिसकी वह पहचानी ना जा सके। एरुका कहती है ब्लैक हेयर तुम पे बहुत ज़्यादा ही सूट कर रहे हैं। इस बात पर एलन कहता है लेकिन उसको तो वह ब्लॉन्ड हेयर ज़्यादा पसंद थे। इस बात पर शार्लेट बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है, लेकिन उसे नहीं पता कि आखिर वह इन शब्दों से शार्लेट पर क्या छाप छोड़ रहा है। नेक्स्ट वे कहने लगते हैं हम लोग पहले शॉपिंग करने के लिए चलते हैं न्यू क्लॉथ लेने के लिए। जिस बात क्लॉथ लेने जब आई होती हैं पर एलन ये सब देख रहा होता है, सोचने लगता है पास्ट के बारे में। इरुका जो कि बार बार उसके साथ में चेस खेलने के लिए कहा करती थी, हर बार हारने के बाद भी शायद उसका ये तरीका था उसके करीब आने के लिए। नेक्स्ट जैसे ही न्यू ड्रेस को चेंज करती है शार्लेट, जब बस बाहर निकल के आती है तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है, जिससे कि उसका हार्ट होता है स्पीड से बीट करने लगता है, शायद कुछ होने लगता है।
लेकिन तुरंत ही अपने हार्ट को बीट होने से रोकने लगता है, जिससे ब्लीडिंग होने लगती है। लेकिन इस देखकर शार्लोट पैनिक हो जाती है कि आखिर इस सब कैसे हुआ। एरोका शार्लोट से कह दे कि अपने न्यू सेकंड ड्रेस को ट्राई करने के लिए जैसे वे चेंजिंग रूम में चली जाती है, तुरंत ही मौका मिलने पर एलन से बात करती है और कहती है अगर इस मैटर के बारे में उसका किस तरह का इंटरेस्ट है, मतलब नायरस किंगडम के बारे में, क्या उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। हमारी फैमिली के जो भी कॉन्टैक्ट है उनके अकॉर्डिंग हम प्रिंस के चैम्बर के अंदर की भी हर एक खुफिया जानकारी तक को निकलवा सकते हैं। क्या मुझे इस चीज़ में इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए? इस बात पर कहता नहीं, अभी के लिए इतना नेसेसरी नहीं है, बिकॉज जैसा कुछ हैंडल किया है उस प्रिंस ने या फिर जितना कुछ ट्रीट किया है शार्लोट के लिए, उस सब मैटर को भी इतना आसानी से नहीं छोड़ने वाला है, इसलिए चाहे वह किंगडम को भी बैटल करना पड़े। इस बात पर कहने लगती है सच में तुम इतने ज़्यादा कंसर्न तो किसी के बारे में नहीं होते, आखिर इसके बारे में इतनी ज़्यादा चिंता क्यों? लेकिन तभी शार्लोट बुलाने लगती है एरोका को और कहती है कि तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर सकते हो न्यू ड्रेस में, जिसके बाद उसकी हेल्प करती है। और लेकिन बाहर आने के बाद वह एलन से कहती है एक बार तुम्हें भी आकर एक क्लोजर लुक लेना चाहिए। जब उसके बैग पर क्लोजर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे उसे मार्क देखने को मिलते हैं, जो कि सभी ही उसके निशान चोटों के होते हैं। वो एकदम डर कर रह जाता है ये सब देखकर, तुरंत ही उसको हील करना स्टार्ट करता है और सोचने लगता है ये सब जो निशान है वह काफ़ी दिमानर है। लेकिन इस चीज़ से इतना तो फर्क पड़ता है, पता नहीं क्या क्या चीज़ों से वह गुजर चुकी है उस पैलेस के अंदर, इसलिए इस मैटर को मैं इतनी आसानी से अब नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुरंत एरोका से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए अभी की अभी ही, सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने, और मैं सच में किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, सभी को अब डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। और वह शार्लोट से कहता है कि अब वे थोड़ी एक मिशन पर भी जाने वाला है जल्द ही, जहाँ पर कि वह कुछ डर्ट को साफ करने वाला होगा। नेक्स्ट वे स्ट्रीट शॉप पर जाने लगते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को बाय कर सके शार्लोट के लिए, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को बाय भी कर देते हैं। लेकिन ये देखकर शार्लोट कहती है सच में इतनी ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ही है। लेकिन इस बात पर एलन कहता है चिंता ना करने के लिए, तुम्हारी ज़रूरत के लिए जितनी सारी चीज़ें खरीदी जाए वह सारी कम है, तुम्हें सब चीज़ों को खरीदना चाहिए, तुम्हें इतनी ज़रूरत हो। लेकिन एरोका भी कहती है हाँ बिल्कुल ये सब काफ़ी यदि नेसेसरी भी है तुम्हारे लिए। लेकिन तुरंत ही दोनों बहस करने लगे होते हैं, बिल्कुल सारी चीज़ें उन दोनों बहन भाइयों ने बहस के तौर पर ही खरीदी होती हैं। लेकिन सब देखने के बाद शार्लोट कहती है फाइटिंग इज बैड थिंग। वह कहता है ठीक है, प्रॉमिस करता है आगे से वह कभी फाइट नहीं करेगा, आर्ग्यू नहीं करेगा। नेट जब वे लोग जा रहे होते हैं तो एरोका की अचानक से नजर जाती है एक व्हील चेयर पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही टेक्निकल लग रही होती है। वह कहती सच में कितनी ज़्यादा अच्छी है, वह लेडी बताती है उसने खुद ही क्राफ्ट की है। इधर एलन बताता है एरोका को इस तरह की टेक्निकल और मैकेनिकल चीज़ें होती हैं वह काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसीलिए ये सब काफ़ी ज़्यादा फैंटिसाइज हो जाती है। नेक्स्ट वे एक स्ट्रीट शॉप पर जाते हैं जहाँ पर कि वह एक हेयर पिन को खरीदता है, जिससे कि वह शार्लोट को दे सके, बिकॉज उसकी आंखों के कलर के सेम मैच कर रही होती हैं। वह पैसे भी ज़्यादा पे करता है और कहता है तुम्हारी क्राफ्टमैनशिप में सच में काफ़ी गजब है, इसलिए तुम्हारे लिए इनाम है। नेट जैसे वह हेयर पिन को पहनते वह काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही होती है, जिस वजह से उसके हार्ट में कुछ कुछ तो होने लगता है, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा डार्क भी फील कर रहा होता है सैडनेस की वजह से उसके साथ जो हुआ है उसके लिए। तुरंत ही वहाँ पर दो बॉय जाते हैं और वे शार्लोट से कहते हैं इस तरह से देखकर चलने के लिए। इस बात पर गुस्से में उसको दोनों कोई अच्छे से सबक सिखाने वाला होता है, लेकिन अचानक से उसको शार्लोट से की हुआ वादा याद आता है, इसलिए वो रुक जाता है और माफ़ी मांगने लगता है, वो माफ़ करना आगे से हम देख कर चलेंगे। इस बात पर बंदा और भी ऊपर चढ़ने लगता है और कहता है ठीक है तो फिर इस गर्ल को एक नाइट के लिए हमारे साथ भेज दो। लेकिन तुरंत ही उसकी उंगली को पकड़ के मैं तोड़ देता है और मैं ढेर कर देता है। दूसरा बंदा अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने को जा रहा होता है अपने फ्रेंड को इस तरह से ढेर देखा, लेकिन वो उसको तुरंत हाथ से पकड़ता है, इन पर फ्रीज कर देता है, जिससे वो अंदर डर जाता है और वह कहता है उनसे दफ़ा होने के लिए। सारे लोग उसको चेयरअप करने लगे होते हैं इस तरह से उन पुलिस को सबक सिखाने के लिए। लेकिन वह इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता है शार्लोट से कि उसने वादे को उसके तोड़ दिया। वह कहती है बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी उसके लिए तो फाइट कर रहा था, इस चीज़ के बिल्कुल ही उससे वह नहीं डरने वाली है। लेकिन इस बात से वह काफ़ी खुश होता है। लेकिन एरोका ये सब दूर से ही खड़ी देख रही होती है और सोचती है शायद इस बार इस कॉम्पिटिशन में वह उससे हार चुकी है। लेकिन तभी अचानक से उनके पीछे से एक बहुत बड़ा सा गोलेम आता है और वह कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे इस तरह से मेरे फ्रेंड को हर्ट करने की। लेकिन उसको देखने के बाद एलन पूछता है क्या तुम्हारा नाम मैगेथ है ना? वह कहने लगता है कि वैसे नाम क्या मैटर करता है सच में। ये देखने के बाद वह काफ़ी खुश होता है कि हाँ सच में तुम मैगेथ ही हो, सच में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया हमें मिले हुए। इस बात पर कहता है मैं इस तरह से लोली के ह्यूमन से कभी भी नहीं मिला हूँ, इसलिए तुरंत ही अटैक कर देता है। एलन उसे तुरंत डॉज कर लेता है और कहता है अरे मुझे लगा ही था कि तुम्हारी जो मेमोरी सच में काफ़ी वीक है, रुको मैं अपने बारे में तुम्हें इंट्रोडक्शन देता हूँ, याद दिलाता हूँ, मैं हूँ एलन क्रॉफोर्ड। ये बात सुनकर वो एकदम डर जाता है कि सच में फीनिक्स एकेडमी ऑफ मैजिक से है, जो कि भाई डीमन लॉर्ड है, और तुरंत ही माफी मांगने लगता है लॉर्ड मुझे माफ कर देना। लेकिन उसके फ्रेंड्स कह रहे होते हैं कि तुम इस तरह से माफी क्यों मांग रहे हो आसानी जब तुम उसे हरा सकते हो। लेकिन वो उनको ढेर कर देता है तुरंत ही। लेकिन तब एरोका शार्लोट को बताती है कि हमारी जो क्रॉफोर्ड फैमिली है वे एक हाईएस्ट मैजिक एकेडमी को ओन करती है, जिसके अंदर ही एलन भी पढ़ता था। लेकिन 12 साल की उम्र के अंदर ही वे ग्रेजुएट हो गया और जिसके बाद से वे सबसे कम एज के अंदर ही एक प्रोफेसर भी बन गया और लोगों को उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, जिस वजह से वह काफ़ी अधिक फेमस हो चुका है। लेकिन मैगेथ एलन से माफ़ी मांग रहा होता है तो एलन कहता है उसे चिंता ना करने के लिए, बिकॉज उसने ऐसा कुछ नहीं करा है जिससे कि उसे वह पनिशमेंट दे। लेकिन वह किस तरह से स्माइल कर रहा होता है जैसे कि शायद वह किसी ऐसे बंदे को हर्ट करने जा रहा था जो कि उसके लिए कितना मायने रखता है। नेट दिखाया जाता है एलन
काफ़ी सैड होता है, इसीलिए इरोका और मयासा दोनों पहचान लेते हैं कितना सैड है, इसलिए पूछता है कि तुम इतनी सैड क्यों हो। तो कहने लगता है वो तो आखिरकार तुमने पहचान लिया। वह कहती क्या तुम सालोट के साथ में लड़ाई की है। तो वह कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि बताने लगता है कि किस तरह से पूरा महीना होने की वजह से वह एक पेमेंट देना चाहता था मंथली पेमेंट के तौर पर सालोट को, लेकिन वह एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी बिकॉज उसने कुछ ज़्यादा नहीं किया कि उस सफाई के अलावा, इसलिए इतना ज़्यादा उसके लिए यूजफुल नहीं है वह। लेकिन फिर भी वह कहता है उसने उसके घर को ब्यूटीफुल बना दिया, बिल्कुल क्लीन कर दिया, बिल्कुल स्पॉटलेस कर दिया, उसके गार्डन को संभाला, इसीलिए वह उसको पेमेंट तो करना चाहता है। लेकिन इस बात के लिए पहले नहीं मानी थी, लेकिन एक्सेप्ट कर लेती है। फिर पूछता है कि वह इस पैसे को रखना चाहे तो रख सकती है, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम इसको स्पेंड करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वह कह लगती है ठीक है। तो पूछता है कि और ऐसा कुछ है जो कि तुम खुद ही करना चाहती हो। इस बात पर कहती है हाँ वह सिटी जाना चाहती है। और नेक्स्ट अभी प्रेजेंट में इसी वजह से एलन होता है वह काफ़ी सैड बैठा होता है बिकॉज उसे पता है इस तरह से सिटी में शार्लोट को जाने दिया, इसका मतलब है कि वह काफ़ी सारे मॉन्स्टर के पीछे बस एक मीट का पीस फेंक रहा है, इसलिए काफ़ी पैनिक होता है। इस बात पे इरोका कहती है तो वैसे तुम आखिर क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो। इस तरह से यदि वह जाना चाहती है तो वह सिटी में घूमना चाहती है ना, ये उसके लिए भी नॉर्मली, और तुमको ज़्यादा दिक्कत भी खड़ा नहीं करना चाहती है, इसलिए अकेले जाने के लिए कहा। लेकिन इस बात पर मयासा कहती है ऑफ कोर्स तुम मैजिक यूज करो तो सब कुछ कर सकती हो। लेकिन वह कहता है उसको चिंता सबसे ज़्यादा उसके बारे में है और उसको पता भी नहीं चलने दे सकता है, और वह अपने पर्सनल टाइम को जब स्पेंड करना चाहती है तो उसको वह अकेले करने देना चाहता है। नेट जब वह सिटी के अंदर आई होती है जो कि नॉर्मली घूम रही होती है, तीनों लोग इसका पीछा कर रहे होते हैं, और जहाँ पर एलन कहता है मेरे ख्याल से जरूरी उसका कुछ पर्सनल वर्क है जिसको वह करना चाहती छुप कर ही, लेकिन सच में मैं काफ़ी यदि क्यूरियस हूं आखिर वह क्या करना चाहती है, लेकिन फिर भी उसका पीछा करना उनके लिए काफ़ी ज़रूरी भी है। नेट पे जब मैप को देख रही होती तो शायद उसको रीड करने में स्ट्रगल कर रही होती है। इरुका कहने लगती है यदि वह ऐसी सी तरफ चलती रही तो आगे चल के वह सरफेंट फैंग गैंग के एरिया में पहुंच जाएगी जो कि काफ़ी बड़े बदमाश हैं, और जिनका लीडर गिरो जो कि एक मास्टर स्नेक टैमर है जो कि काफ़ी खतरनाक गैंग है। लेकिन मया से कहने लगती है अभी नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए उसकी सेफ्टी के लिए। तो एलन कहता है चिंता ना करने के लिए आगे हम देख लेंगे, लेकिन अचानक से उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम याद आता है, इसलिए कहता है तुम लोग उस पर नजर रखना कंटिन्यू करो, मुझे ये काम है मैं उसको कर अभी आता हूँ। लेकिन मया चिंता कर रही होती है कि मैं नेक्स्ट टाइम क्या करना चाहिए। कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है शार्लोट जो कि उसी गैंग के एरिया में भी पहुंच चुकी होती है जहां पर सब कुछ नॉर्मल होता है, और जहां पर गिरोह जो लीडर होता है गैंग का सामने आ जाता है और सभी लोग होते हैं शार्लोट को घेर लेते हैं, लेकिन वो उसको बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं, थैंक्स कह रहे होते हैं इस तरह से हमारी एरिया में विजिट करने के लिए। ये देख कर तो मयासा और को दोनों ही शॉक्ड जाते हैं कि ये सब इतना ज़्यादा चेंजेस कैसे आ गया। उनके पीछे एलन आता है और कहता है अरे बस मैं थोड़ी देर पहले उनके पास में एक वेट के लिए गया था और मैंने धमकाया, यहाँ पर आने वाली है शार्लोट, इसलिए ठीक से उसको ट्रीट करना। नेक्स्ट शार्लोट देखती है सारे लोग हैं कितने ज़्यादा इंजर्ड हैं, इसीलिए आपको कुछ मैजिक पोशन देती है और कहती है उनको हील करने के लिए जब तक पूरी तरह से हील नहीं होते हैं। गिरो काफ़ी इमोशनल हो जाता है देखकर कितने ज़्यादा इनोसेंट और क्यूट गर्ल है जो किस तरह से उनकी चिंता कर रही है, इसीलिए आगे से अच्छे रास्ते पर चलेंगे, बुरे काम छोड़ देंगे। ये सुनकर तो वह शॉक्ड जाता है। लेकिन वह बंदा पूछता है कि वैसे क्या तुम डीमन किंग को जानती हो। वह कहने लगती है मतलब तुम लोग भी उसको जानते हो। हाँ मैं जानती तो हूँ। एक बंदा एक्सप्लेन करने की ट्राई करता है कि उसने क्या किया था थोड़ी देर पहले। तो एलन होता है जो कि उन लोगों के दूर से धमकाने लगता है बिल्कुल चुप रहने के लिए। लेकिन शार्लोट बताने लगती है एलन के बारे में कि वो उसका मास्टर वो उसकी में रहती है यहाँ पर कि वह काम करती है और वह काफ़ी अच्छा है। ये बात सुनकर एलन होता है पूरी तरह से टूट जाता है कि सच में कोई एक बैडमैन की तरह ज़्यादा लोग समझेंगे। इस बात पर लोग कहने लगते हैं वैसे एक डीमन किंग होना तो काफ़ी बैड थिंग होती है ना। ये बात सुनकर तो एलन भी सोचने लगता है कि हाँ सच में उसकी जैसे काम है और जिस तरह से उसकी इमेज है जो कि एक डरावनी के तौर पर है, लेकिन जो शार्लोट की इमेज है वह काफ़ी ज़्यादा क्यूट फैमिलियर और काफ़ी लोगों को पसंद किए जाने वाली उसकी इमेज है। लेकिन इस बात पर शार्लोट कहती है इस तरह से तुम पता नहीं उसको इतना बुरा क्यों समझती हो, लेकिन वह तो सच में कितना नोबल व्यक्ति है, कितना अच्छा है और उसका जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा अच्छा है। और नेक्स्ट वो लोग सभी से बाय करती है और बाय करके वहाँ से निकल जाती है। लेकिन इधर उसके जाने के बाद एलन कह रहा है अभी भी काफ़ी सारी गैंग्स हैं जो कि सिटी के अंदर उपलब्ध हैं जो कि काफ़ी सारी दिक्कतें खड़ी कर सकती हैं, इसीलिए उन सभी को भी मुझे थोड़ा सा काम पर लगाना होगा। नेक्स्ट तुरंत ही सब काम पर लग जाता है। पूरी सिटी के अंदर जितनी सारी भी गैंग्स होती हैं उन सभी को वह ढेर कर देता है। और नेक्स्ट अब इतने सारे काम एलन कर चुका है इसलिए वहाँ से वो चला जा चुका होता है इरोका के साथ में, जहाँ मयासा होती है जो कि अकेले ही इरोका पर नजर रख रही होती है। जिसके बाद वह आकर बैठ गया होता है एक रेस्टोरेंट के अंदर जहाँ पर कि तुरंत ही मयासा भी पहुंच जाती है कुछ टाइम के बाद। तो मयासा से वह कहता है इस तरह से अकेले छोड़ना शार्लोट के लिए क्या ठीक रहेगा। वह कहती चिंता ना करने के लिए भी उसको कोई एक फ्रेंड मिल गई है जिसके साथ अभी अपना टाइम स्पेंड कर रही है। लेकिन वह उससे पूछता है वैसे क्या तुम्हें पता है कि आखिर उसने अपनी शॉपिंग पूरी की है तो आखिर उसने क्या क्या खरीदा है। इस बात पर वह कहती है मुझे नहीं पता है, मैं तो बस दूर से नजर रख रही थी। तुरंत ही कुछ टाइम के बाद वहाँ पर शार्लोट भी आ जाती है और काफ़ी हैप्पी लग रही होती है। वह पूछता है कि तुम्हारी शॉपिंग कैसी गई, तो वह कहते हैं इट्स परफेक्ट। वह बताने लगती है किस तरह से सारे लोग जो भी उसे मिले थे वह सारे थैंक्स कह रहे थे, कितने ज़्यादा खुश थे। वे सब एलन के लिए थैंक्स कह रहे थे बिकॉज उसने काफ़ी सारी गेम्स को स्टॉप कर दिया उनके बैड थिंग करने से। इस बात पर इरोका कहती है सच में तुम तो काफ़ी फेमस हो रही हो। तो वह और वैसे वह तो बस शार्लोट की हेल्प करना चाहता था, लेकिन
उसे नहीं पता था उसकी हेल्प के चक्कर में पूरी सिटी की हेल्प हो गई है। नेक्स्ट पूछने लगता है कि उसकी शॉपिंग थी वह कैसी गई। वह कहती है शॉपिंग काफ़ी अच्छी गई और वह 2 गिफ्ट निकालती है जो कि यूरोका और मयासा के लिए होता है। ये बात देखकर वह काफ़ी पैनिक होने लगता है और काफ़ी सैड होने लगता है और पूछता है वैसे उसके लिए उसने क्या कुछ गिफ्ट खरीदा। लेकिन इस बात पर कहते हैं मैंने काफ़ी सारी शॉप पर ढूंढा लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जो कि शायद तुम्हारे लिए ठीक हो या फिर तुम्हारे लिए फिट बैठे। लेकिन इस बात पर कहने लगता है तो मुझे कोई भी गिफ्ट दे देती, यहाँ तक कि एक छोटा सा स्टम्प भी खरीद के दे देती तो मेरे लिए परफेक्ट गिफ्ट था। लेकिन वह कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी जो क्लॉक है उसको ठीक कर दूंगी और जिसके साथ मैं तुम्हारे साथ में बातें भी करूँगी इस टाइम। वह काफ़ी यदि ब्लश करने लगा होता है और अचानक से एलन को महसूस होता है कि उसके हार्ट के अंदर कुछ अजीब सी फीलिंग ग्रो हो रही है। नेक्स्ट कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है एलन शार्लोट के साथ में यूनोहा रीजन की तरफ जा रहा होता है जो कि 3 घंटे का सफर होने वाला होता है। वह कहता है कि वह सच में काफ़ी यदि हैप्पी रिसीव करने के लिए, लेकिन दिखाया जाता है दूर से कुछ लोग होते हैं जो कि उन पर नज़र रख रहे होते हैं। कहानी पास्ट में दिखाई देती है 2 दिन पहले, जहाँ पर कि एलन ने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी होती हैं और जिसके ऊपर थैंक्स कह रही होती है एलन को ये सारी बुक्स उसे सजेस्ट करने के लिए, जिससे कि उसने वर्ल्ड के बारे में काफ़ी कुछ जाना होता है और जो कि काफ़ी यूजफुल भी होती हैं। और बुक्स के अंदर उसने उसकी ग्रैंड मेजर अकेडमी होती है उसके बारे में भी बहुत कुछ जाना होता है, इसीलिए वह काफ़ी एक्साइटेड होती है। वह कहने लगता है यदि ग्रैंड मेजर अकेडमी के सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर दिया है तो वे एक आइलैंड के ऊपर आसानी से ही फिट बैठ सकते हैं, इतने ज़्यादा लोग हैं। वैसे क्या कुछ तुम्हें पसंद है या फिर तुम कहीं जाना चाहती हो तो हम कल ही उसके लिए ट्रिप कर लेंगे। इस बात पर कहती है हाँ उसको जाना तो पसंद है बाहर जाकर ट्रैवल करना, लेकिन वो उसको परेशान भी नहीं देना चाहती, इसलिए वो उसको बताने से काफ़ी ज़्यादा झिझक रही होती है। वह कहती है वो उसके साथ में जाना कहीं भी प्रेफर करेगी, यहाँ तक इस मेंशन के अंदर भी रहना उसको साथ में उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस बात पर एलन सोचने लगता है वैसे बात तो ठीक ही है और वैसे ही मैंने उसे वादा किया है कि मैं उसको हर एक तरह का जॉय दूंगा, उसको हर खुशी दूंगा, उसको एंजॉय कराऊंगा लाइफ को। इसीलिए वह कहने लगता है वैसे तुम कहीं और पर मेरे साथ में ट्रिप पर जाना चाहती हो, एक दूसरी कंट्री में ट्रिप के लिए जाना जहाँ पर काफ़ी सारे एंजॉयबल होगा, अलग अलग तरह का खाना होगा, काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, हॉट स्प्रिंग होगा, काफ़ी एंजॉयबल होगा। इसीलिए क्या तुम बता सकती है कहाँ पर जाना है। लेकिन वह इतनी सही होती है और एक बर्डन नहीं बनना चाहती है, इसीलिए उसको नहीं बताती है। तो वह कहता है तो लगता है मुझे फिर से अपने हार्ट पर एक कष्ट यूज करना होगा, लेकिन वो उसको तुरंत ही मना करने लगती है ऐसा और बताने लगती है यूनोहा रीजन में जाना चाहती है। लेकिन नेक्स्ट मयासा जो कि 2 टिकट्स को लेकर आई होती है यूनोहा किंगडम के लिए, उनकी परफेक्ट बुकिंग हो चुकी होती है। नेक्स्ट बिलो प्रेजेंट में जा रहे होती हैं तो नेक्स्ट एलन कहता है कि वैसे तुम चिंता करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये काफ़ी रफली अलग एरिया है, इसलिए यहाँ तक तुम्हारे वांटेड पोस्टर्स होंगे नहीं पहुँचे होंगे, इसलिए चिंता ना करने की बात है। वह कहता है सच में तुम मेरे साथ यहाँ पर आने के लिए खुश हो और वैसे तुमने इरोका और मयासा को इनवाइट क्यों नहीं किया। तो वह कहने लगता है इरोका के लिए कुछ काम था, अभी 2 दिन के लिए सी वह नहीं आ पाएगी, इसलिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। दिखाया जाता है जो 2 लोग उस पर नजर रख रहे थे वह कोई और नहीं बल्कि इरोका और मयासा होते हैं, बिकॉज वह कोई बिजी नहीं थी बल्कि पास की एसोसिएशन ने एक थैंक्स की और पेमेंट्स के तौर पर 2 टिकट दी थी जिससे कि वह वहाँ से ट्रेवल कर सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा मौका भी होता है कि वे लोग नज़र रखना चाहते हैं किस तरह से वे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। नेक्स्ट जब जा रहे होते हैं तो एलन को महसूस होता है कि शायद उस पर कोई नज़र रख रहा है, लेकिन इसके बारे में शार्लोट को नहीं बताता है और कहता है हम लोग काफ़ी करीब आने वाले हैं जहाँ हम पहुँचने वाले थे। वे तुरंत ही फोटो दिखाने लगती है बुक के अंदर, कहती है हम लोग जहाँ जा रहे हैं ना, लेकिन तभी वहाँ पर वे देखता है एक 3 स्टार होटल के बारे में। वह कहता है कि वह इस रिजॉर्ट को घूमना चाहती है, लेकिन तुरंत ही उसके बारे में मना करने लगती है। तो उसको वह काफ़ी सारी धीरे धीरे करके इमोशन निकालने लगता है और कहते हैं वह सच में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है और काफ़ी डोंक पड़ने वाला है, लेकिन क्या सच में तुम वहाँ पर विजिट करना चाहती हो। लेकिन वह काफ़ी प्लस कर रही होती है और कहते नहीं वैसा कुछ नहीं करने वाली और इस तरह से तुम उस पर इन्फॉर्मेशन ना निकालो, क्वेश्चन ना पूछो। वह कहता है ठीक है, क्वेश्चन पूछना बंद कर देता है, लेकिन पूछता है सच में यदि तुम वहाँ पर घूमना चाहती हो तो मैं नेक्स्ट वहीं पर ले जाऊँगा और तुम जहाँ भी नेक्स्ट कहने वाली हो मैं तुमको वहीं पर घुमाने के लिए ले जाने वाला हूँ, चिंता मत करो। तुम चाइल्डहुड पर नहीं कर पाई हो वैसा एंजॉयमेंट तुम्हें अभी मिलेगा और तुम्हारा मैं इस चीज़ के लिए मजाक भी नहीं बनाने वाला हूँ। नेक्स्ट वो लोग पहुंच जाते हैं 3 स्टार होटल है कह सकते हो रिजॉर्ट में, जहाँ पर कि एक गर्ल उसका वेलकम करती है और वह पूछता है वैसे यहाँ का जो हॉट स्प्रिंग है वह भी अवेलेबल है क्या। वह कहने लगती है हाँ अभी इतने ज़्यादा क्राउडेड नहीं है। इस बात पर एलन कहता है तो ठीक है हम पहले हॉट स्प्रिंग के लिए जाने वाले हैं जिसके बाद ही अपने रूम्स को चेक इन करने वाले हैं। लेकिन तभी वे रिसेप्शनिस्ट गर्ल पूछती है कि वैसे आप लोग कपल्स हो। इस बात पर दोनों शॉक जाते हैं, दोनों डिनाई करने लगते हैं और पूछता है कि तुम इसके बारे में ऐसा क्यों कह रही हो। तो कहती तुम्हारी जो टिकट है यहाँ के रिसोर्ट के लिए मैं एक कपल टिकट है। इस बात को सोचने लगता है कि मयासा द्वारा उसको ट्रिक किया गया है। नेक्स्ट वो उसको एक वेलकम ड्रिंक देती है जो कि कपल्स के लिए होती है, लेकिन हमारा मैन सिग्मा मेल ठहरा हुआ तुरंत ही अकेले ही इसको ड्रिंक कर जाता है। नेक्स्ट भी लोग बैठे होती हैं कुछ टाइम बाद, जहाँ पर कि वो लेडी थैंक्स कह रही होती है एलन के लिए, बिकॉज उसने उसकी वजह से जो आइसक्रीम से वह करीब 3 टाइम ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है। वह कहने लगता है उसने ज़्यादा कुछ नहीं करा है, उसने बस उन आइसक्रीम को फ्रीज करने में हेल्प की है। मैं कहने लगती लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच। वैसे आप कुछ और प्लानिंग कर रहे हैं लाइक यहाँ से कहीं और जाने की, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें इनको तुम्हें देखना चाहिए, जैसे कि एक एरिया फैंक्स जाए यहाँ पर बीच देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी का जो सीजन चल रहा है तो वह काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, इसलिए वहाँ पर जाना बेस्ट ही रहेगा। मैं और भी चीज़ों को सजेस्ट करता हूँ जैसे जू वगैरह में जाना काफ़ी अच्छा रहेगा। इस बात पर
सालोट कहती है वैसे जू को भी विजिट करना, लेकिन तभी रुक जाती है और फिर से सेव होने लगती है। तो समझ जाता है कि नेक्स्ट उसे क्या करना है। नेक्स्ट बिलो अपने रूम के अंदर गई होती हैं जो कि काफ़ी अच्छा व्यू दे रहा होता है, लेकिन वहाँ पर केवल एक ही बेड होता है, इसलिए उनको वहाँ पर शेयर करना होगा। नेक्स्ट बिलो शेयर तो कर रहे होते हैं, लेकिन एलन को बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती है। इस बात पर सालोट कहती है उसको बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। तो वह कहने लगता है वैसे तुम्हें चिंता ना करने के लिए, और अभी हमें सुबह जल्दी जागना है, इसीलिए तुमको सो जाना चाहिए। नेक्स्ट ऊपर वह स्लीपिंग मैजिक यूज करता है, जिससे वहीं पर उसे सुला देता है। और उसको सोने के बाद वह कुछ टाइम तो उसको देखते रहता है, फिर खुद को रोकता है और कहता है कि भाई ये सब क्या कर रहा है। उतरते अपने ऊपर भी एक हाई लेवल की स्लीपिंग स्पेल को यूज कर लेता है, जिससे वह सो जाता है। लेकिन इस स्पेल की वजह से दोनों गर्ल्स होती बाहर, इरोका और मायासा दोनों भी सो जाती हैं। नेक्स्ट जब एलन जागती है तो कहती है कि उसने उसकी मदर को सपने में देखा था, लेकिन वो उससे कहता है उसकी मदर को चिंता ना करने के लिए, बिकॉज वो उसकी डॉटर का काफी अच्छे से ख्याल रखेगा और उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा। ने दिखाया था एक बियर बॉल टाइप एक मॉन्स्टर जो कि काफी खतरनाक दिख रहा होता है। नेट दिखाया जाता है जू के अंदर जहाँ पर काफी सारे बीस्ट होते हैं, उन सभी को वह देख रहे होते हैं। एलन कहती है कि इस तरह से तुम मुझे हमेशा फॉलो करते रहते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब मेरे जैसे तुम परेशान हो रहे हो। वह कहते हैं बिल्कुल चिंता ना करने के लिए, वह काफी अधिक फन कर रहा है। वैसे तुम सच में इतनी एक्साइटेड हो इस सब बीस्ट को देखने के लिए, मुझे नहीं पता था। वह कहने लगती है ऑफकोर्स वे इस सारे बीस्ट को देखना बचपन से ही चाहती थी, जब से कि उसने पहले कहानियां सुनी थी तब से वह पेट बीस्ट को देखना चाहती थी, उसके लिए काफी पसंद है। वह कहने लगता ठीक है तो फिर जस्ट ऑर्डर मी, तुम जो भी करना चाहती हो मैं तुम्हें कराऊंगा, तुम्हारी लाइफ को एंजॉय कराऊंगा। लेकिन मैं काफी सही हो रही होती है, सबको कहने के लिए उसे काफी बर्डन लग रहा होता है इसे सारी चीज उससे मांगने के लिए। इस तरह से सही होती हुई देख कर तुरंत ही अपने वो फिर से कर स्पेल को यूज कर लेता है, जिस पर नर्वस हो जाती है और बताने लगती है। वह थोड़ा ब्लश करती हुई एम्बेरस होती है, बता रही होती है कि उसको कुछ एक्सेसरीज बाय करनी है, जो कि थोड़ा एम्बेरसिंग होता है, लेकिन फिर भी उसकी एक रिक्वेस्ट को माना जाता है। नेक्स्ट दिखाया था वही अजीब से जो जानवर होता है, उसके आसपास में और भी जानवर बीस्ट आने लगे होते हैं। नेट बेलो वहाँ से जाने लगती है आगे तरफ और बीस्ट को देखने के लिए। अचानक से उसकी एक कैटावेरा नाम के बियर्ड बीस्ट पर लगती है, जो कि हमने पहले भी देखा था, जिसको देखने के बाद शौक दे जाता है कि यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और बताती है अब इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वह काफ़ी ज़्यादा डीप माउंटेन्स के अंदर स्लीप कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन वह ये देखकर शौक दे जाता है कि स्टाला है जो कि काफ़ी दुखी दिख रही होती है। वह कहने लगती है सच में इतनी ज़्यादा क्यूट है और एक साथ में खेल भी नहीं सकती है। लेकिन इस बात पर तुरंत ही उन सभी बीच से कॉन्टैक्ट करता है, उनकी लैंग्वेज में बात करती हुई कहता है यदि वे लोग उसके साथ में खेलेंगे तो मैं काफ़ी सारा तुम्हें खाना खाने के लिए दूंगा। इस बात को सुनने के बाद तो वह काफ़ी अधिक खुश होती हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं न्यू बहुत सारा खाना खाने के लिए। लेकिन तो अचानक से वही देखकर शौक दे जाता है किस तरह से बहुत सारे बीस्ट होते हैं कि साल लौट के चार तरफ ही उसको घेर कर बैठे होते हैं। उनसे तो उसने कुछ कहा भी नहीं होता है। लेकिन कुछ टाइम बाद साल लौट काफ़ी अधिक खुश होती है इस तरह से बीस्ट के साथ में खेलने के बाद, और सारे बीस्ट होते हैं वो उसकी तरफ काफी खुश होकर ही देख रहे होते हैं। लेकिन जब उनको ट्रांसलेट करने की ट्राई करता है तो पता चलता है सारे बीस्ट उसको धमकी दे रहे होते हैं, हे बेवकूफ कहीं की उससे वह दूर रहे। तभी सालोट को वह कुछ समझाने स्टार्ट करता है। वह कहने लगता है इस वर्ल्ड के अंदर काफ़ी तरह की स्पेल्स, काफ़ी तरह की मैजिक और काफ़ी तरह की मैजिक पावर पाई जाती हैं। जैसे कि उसकी जो पावर है वह नॉन वर्बल स्पेल को पाई जाती हैं, लेकिन उसकी जो पावर्स हैं वह एक टेमर के तौर पर काफ़ी अच्छी हैं। तुम्हें पता नहीं, लेकिन तुम काफ़ी आसानी से उनके साथ में कॉन्टैक्ट करने में कामयाब रह पाई, बिना किसी ट्रेनिंग कराए ही इतनी आसानी से तुमने बीस्ट के साथ में कॉन्टैक्ट कर पा रही थी। इस बात पर वह कहते कि सच में वह इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वह कहता फोर तुम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और वैसे मैं यदि कॉन्टैक्ट करने की ट्राई करूँ तो काफ़ी लो लेवल बीस्ट के साथ में ही बात कर पाता हूँ। अचानक से वहाँ पर एक लेडी आती है और बताती है बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तुम लोग टेमर्स हो ना, इसलिए प्लीज हमारी हेल्प करिए, तुम कर सकते हो। तो नेक्स्ट वे लोग दूसरी तरफ जाते हैं जहाँ पर कि एक ओल्ड मैन होता है, और वह जैसे एलन को देखता है तो पहचान जाता है वे क्रॉफर्ड फैमिली से, इसलिए उससे तुरंत ही हेल्प मांगने लगता है। वह कहता हमें नहीं पता हमें किस तरह से इसको बताना चाहिए आपके लिए, लेकिन फिर काफ़ी बड़ी दिक्कत आ गई है। वह कहने लगता है कि दिक्कत क्या है बता सकती हो। वह कहने लगता है हाँ बिल्कुल, अब तुम खुद ही आकर देख लो। अंदर तरफ ले आते हैं जहाँ पर कि एक फेनरर एक फॉक्स टाइप कह सकते हैं बीस्ट होता है, जो कि काफी इंजर्ड होता है, जिसके बारे में बताते हैं पहले उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं पकड़ा है, लेकिन अभी बहुत इंजर्ड हो चुका है, इसलिए हम उसकी हेल्प करना चाहते हैं उसको हील करने में। और बहुत सारे लोग होते हैं कि फैंडर्स को हंट करते हैं, क्योंकि उनकी बोन और फर होती हैं मैजिक आइटम के लिए काफी ज्यादा ही कीमती होते हैं। लेकिन इस बात पर एलन कहता है ठीक है, वह देखता है और शाम तक चला जाता है उस बीस्ट के पास, उससे कांटेक्ट करने की ट्राई करता है, थोड़ी बात करता है, लेकिन वह बीस्ट उसकी कुछ ही बात सुनने को तैयार नहीं होता है। इस बात पर ओल्ड मैन कहता है बहुत सारे लोगों ने उसके साथ बात करने की ट्राई की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। हीलिंग स्पेल को भी किसी को उसने यूज नहीं करने दिया, इसीलिए काफी बड़ी दिक्कत आ रही है। अचानक से वो लेडी आकर बताती है उसकी जो मदर है लड़की वही इधर की तरफ ही आ रही है, काफी बड़ा खतरा आ रहा है। इस बात पर एलन कहता है ठीक है, बिकॉज जो फैनर की मदर है करीब 100 ईयर्स ओल्ड होगी, और जो कि पूरे के पूरे सिटी को भी तबाह कर सकती है, इसीलिए उन लोगों से कहता है चिंता ना करने के लिए,
इन सबको वह देख के वह जाकर सीधा उसकी मदर से उसको काम करने की ट्राई करता है। लोग देखकर चौंक जाते हैं कि सच में ऐसा करने वाला है। वह कहता है हाँ बिल्कुल, उसको वह देख लेगा, इसलिए तैनात करने के लिए, और सभी लोग हैं उन सभी को तुम यहाँ से निकालने के लिए, उसको गार्डियन से उनको तैयार रहने के लिए कहता है। और एलन शार्लोट से भी कहता है कि तुम उस बंदे के साथ में ही सेफ एरिया में चले जाओ, लेकिन वह कहती नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, ऐसे टाइम पर मैं कैसे बैठ सकती हूँ, मैं अपनी टेमिंग स्किल से तुम्हारी हेल्प करूंगी, यदि कोई खतरा मालूम पड़ा तो मैं पहले से यहाँ से सेफ एरिया की तरफ निकल जाऊंगा, इसलिए चिंता मत करो। इस बात पर कहता हाँ ये ठीक प्लान है, इसीलिए तुम अपना बेस्ट दो। लेकिन वह उस मैनेजर होता है ओल्ड मैन, उसे भी कह देता है कि शार्लोट एक नेचुरल टेमर है, इसीलिए वो उसकी हेल्प करने वाली है और उस फेंडर को काम करने में। इस बात से वह भी मान जाता है, कोई एलन का रिकमेंडेशन है तो वह जरूर इसको मानने वाला है। नेट दिखाया था मयासा और इरोका, दोनों लोग भी आई होती हैं और अब एंजॉय कर रही होती हैं। अचानक से उन्हें अनाउंसमेंट सुनने को मिलती है कि कुछ मॉन्स्टर्स अटैक करने आ रहे हैं, लेकिन वैसे थोड़ी सी शौक तो होती है। अचानक से एलन भी आ जाता है और कहता है मुझे पता था कि तुम मेरा पीछा कर रही थी, सारी सिचुएशन को समझा देता है, फिर कैसी चल रही है इसीलिए हेल्प मांगता है। नेट दिखाया था बाहर तरफ आ जाता है सिटी के बाहर, जहाँ पर फेंडर्स की पूरी झुंड होता है, बीस्ट के साथ में अटैक करने आ रहा होता है। तो वह कहता है ठीक है, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए वह पहले रिसोर्ट के चारों तरफ एक बैरियर बना देता है जिससे प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन और जो भी बीस्ट आ रहे होते हैं तो उनके बीच में जो फेरर की मदर होती है, एक जायंट फेरर वहां पर आ जाती है, लेकिन फेरर को देखकर समझ जाती है उसकी मदर है। जैसे भी उस पर बात करने की ट्राई करता है, लेकिन वह अटैक कर देती है, इससे वह डॉज करके दूसरी तरफ आता है। उस पर अटैक करने के बाद दूसरी साइड जाने के बाद उसे काम करने की ट्राई करता है, लेकिन वह कहाँ सुनने वाली होती है, जिससे डॉज करने के बाद पीछे हट जाता है। अचानक से वहाँ पर भाई जो बीस्ट होता है अजीब सब आ जाता है, जो कि एक वाटर बॉल होता है और जिसका नाम केजित्सु होता है। मैं कहने लगता है इस तरह से यदि मैजिक अटैक यूज करोगे तो जो मदर और सन है दोनों नहीं मिल पाएंगे, और यहाँ पर वह उस लेडी को शार्लोट को ही बचाने के लिए आया है। इस बात पर एलन कहता है कि तुम शार्लोट को कैसे जानते हो। मैं कहने लगता है उसने जंगल में उसको एक बार देखा था, लेकिन जहाँ पर कि वो उसकी कुछ हेल्प कर पाए उससे पहले ही तुम वहाँ पर आ गए, उसको लेकर चले गए। जिसके बाद मैंने उसके बारे में न्यूज पढ़ी तो मुझे पता चला कि वह इनोसेंट है, इसलिए मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा और पूरी नेरोस किंगडम है उसको तबाह कर दूंगा। फेरर और उसके साथ में मिलकर मैं आसानी से ही तुम लोगों को यहाँ खत्म करके और उस लेडी को यहाँ से ले जाऊंगा। कर अटैक करने लगता है, लेकिन एलन उससे आसानी से डॉज कर रहा होता है। लेकिन मैं देखता है फेरर्स की जो आर्मी होती है वह काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, बहुत सारे बीस्ट होते हैं, इसीलिए सोचता है यदि पूरी पावर से उनके साथ फाइट करेगा तब भी काफ़ी बड़ी कैजुअलिटीज देखने को मिलेंगी। इधर दिखाया था पीछे तुरंत आ जाती है शार्लोट, वह बताती है कि उसने जो फेरर के साथ बात की तो काम हो गया और उसने हीलिंग को भी एक्सेप्ट कर लिया है। वह काफ़ी खुश होता है और कहता तुम सबसे रिलायबल हो। फेरर का जो सन होता है वो अपनी मदर से कहता है सबको शांत होने के लिए, लेकिन वह सोच रही होती है कि वे लोग हंटर्स हैं। लेकिन तभी बॉर होता है वाटर बॉल, वह कहता है शार्लोट से कि अभी तो मेरे साथ में चलो, उस बंदे तुम्हें फोर्स कर रहा है रहने से, मेरे साथ में तुम ठीक से रहोगे। लेकिन इस बात पर कहती नहीं बिल्कुल नहीं, एलन मुझे काफी अच्छे से ट्रीट करता है इसलिए मैं उसके साथ रहूंगी। कुजुत्सु कहता है ठीक है तुम साथ में नहीं जाओगी तो मैं तुमको जबरदस्ती लेकर जाऊंगा। ये कहकर वह एलन पर पावरफुल अटैक करता है, जिससे वह आसानी से डॉज कर लेता है। ब्लॉक करने के बाद स्पीड जाकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे वह दूर जाकर गिरा होता है। तुरंत वो उसके पास जाता है, उसे हील करते हुए कहता क्या तुम ठीक हो। वह कहने लगता हाँ ये तुम्हारा अटैक जो था वह काफी पावरफुल था, लेकिन आगे तुम फ्यूचर में अपनी फीलिंग्स के लिए ठीक से सामने रखना। नया दिखाया था रिसोर्ट में आने के बाद रिसेप्शन गर्ल उनसे थैंक्स कह रही होती है इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए, सबको सेव करने के लिए। और अब वे लोग जाने वाले होते हैं तो अचानक से वहाँ पर बीस्ट मदर भी आ जाती है, जिसको देखने के बाद वे लोग डर जाते हैं। फिर तभी पहुंचती है शार्लोट आकर हंटर्स का क्या हुआ जो कि हंट कर रहे थे फेंडर को। तो तुरंत ही वहाँ पर इरोका और मयासा आकर उनको पकड़ लाती है और कहती है कोई सबको पकड़ लाए हैं। तुरंत ही उनके ऊपर डिफेंसिव मैजिक यूज करता है एलन और उन सभी को छोड़ देता है उन फेंडर के सामने, जिससे कि वह वही देखें। नेक्स्ट वे लोग जब जाने वाले होते हैं तो वह गर्ल बताती है कि अभी से 1 घंटे बाद है जो कि सारे फेंडर्स हैं अपने घर वापस जाने वाले हैं। इस बात पर कहने लगता है ठीक है तो फिर हम इसको अपने घर ले चलते हैं, भी कोई साथ जाना चाहता है। उसके नाम वह लू रखता है, लेकिन जिसके साथ में कुजेत्सु होता है वह भी जा रहा होता है और बताता है कि वह शार्लोट के एक बॉडीगार्ड के तौर पर काम करेगा और उसने जो मिस्टेक्स की उसके लिए माफी मांगता है। लेकिन शार्लोट तो उसे जानती भी नहीं आखिर वह बंदा कौन है। नेक्स्ट घर पर आने के बाद वह लू को लेती है और कहती है हम लोग थोड़ा बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, जिससे कि मैं लू को थोड़ा टहलने ले जा रही हूँ। लेकिन तभी कुजेत्सु वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि जब से लू आया यहाँ पर तब से शार्लोट है वो उसके साथ ज्यादा हैप्पी है ना कि एलन के साथ में। ये बात सुनने के बाद पहुंचता है कि लू यहाँ पर कितने टाइम तक रहने वाला है। तो कुजुत्सु कहता है उसका ये घर है तो अब जब तक वह चाहे तब तक यहाँ पर रह सकता है, फैमिली मेंबर है। ये बात सुनकर पैनिक होने लगता है। ब्लस होती कहता है कि ये कैसे हो सकता है, उसको जाना तो होगा ना। वह कहने लगता है इस तरह से तुम इतने ज्यादा क्रूर मत बनो और सेल्फिश मत बनो। हाँ तुम जितने प्यार करना चाहते हो शार्लोट तुम कर सकते हो, क्या दिक्कत है। वह कहने लगता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस उसको एक फैमिली मेंबर की तरह प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। लेकिन कुजुत्सु कहता है झूठ बोल रहा है साला। नेक्स्ट वह अपने आप को देखने लगता है खिड़की के रिफ्लेक्शन में और कहता है कि सच में वैसे जो कुजुत्सु कह रहा है वह भी काफ़ी ठीक ही है। अब जब मेरे साथ में तो टाइम नहीं बता रही है तो इस वजह से मैं काफ़ी जेलस हूँ और काफ़ी सैड भी हूँ। नेक्स्ट उसी रात दिखाया जाता है शार्लोट जो कि कह रही होती है कि मुझे बीस्ट टेमिंग सीखनी है। इस बात पर कहता है ठीक है अगर तुम्हारे पास एक अब गोल है तो मैं तुमको उसको पूरा बेस्ट कराऊंगा। इस तरह से डेनी की ट्रेनिंग चल रही होती है और जो कि काफ़ी अच्छा वर्क कर रही होती है, काफ़ी फास्ट भी काम कर रही होती है। कुछ दिन बाद आखिरकार वो उसको टेम करने में कामयाब रहती है और अब वह
साथ में एंजॉय भी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट एलन जाने लगता है शार्लोट के पास और कहता है सच में तुम काफी टैलेंटेड और एक जीनियस हो, इतनी जल्दी तुम ये सब सीख गई। इस बात पर कजित्सु कहता है क्या इसीलिए तुम उसको प्रिंसेस बुलाते हो? वह कहता है ओ सच में तुम क्या बक रहे हो, और वैसे तुम यहाँ से कब अपने घर जाने वाले हो? वह कहने लगता है अरे नहीं मैं नहीं जाने वाला हूँ, ये तो मेरा घर है इसीलिए मैं यहीं पर रहने वाला हूँ। इधर दिखाया था शार्लोट जो कि लू के लिए कुछ इनाम दे रही होती है उसकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से, लेकिन जैसे एलन उसको पैट करने की ट्राई करता है तो उसको काटने को दौड़ता है। वह कहने लगती है तुम इस तरह से उस पर निकाट सकते हो, ह्यूमंस को इसी को निकाट सकते। स्क्रॉल करती है तो एलन कहती है काफी अच्छा ही है वैसे यदि किसी और को नहीं टच करने देगा, इसका मतलब है कि वह केवल तुमसे ऑर्डर लेने वाला है। लेकिन वह कहती है आखिर वैसे ये बोर है ह्यूमन लैंग्वेज में कैसे बात कर सकता है? इस बात पर वह कहता है शायद कोई वजह होगी, लेकिन वह कहने लगता है ऑफ कोर्स मैं ह्यूमंस के साथ में काफी ज्यादा रहा हूँ इसीलिए मैंने खुद को ट्रेन किया है कि ह्यूमन लैंग्वेज को बात कर सकूं। ये सुनकर दोनों शॉक्ड होते हैं लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। वह कहने लगता है वैसे अभी तुम्हारे लिए ये 20 लैंग्वेज सिखाना अभी इतना ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, लेकिन उसकी जो चमकती आंखें होती हैं उसको देखकर आखिरकार वह मान जाता है। उसको वह ट्रेनिंग देता है और इसके बाद भी स्पेल को कास्ट करती है और वह लू से कहती है हे ज़्यादा तुम कुछ भी बोलो। वह कुछ अपने बर्ड्स निकालता है और वह शार्लोट के लिए अपने मदर के नाम से बुला रहा होता है। इस बात से वह काफी खुश होती हैं, लेकिन एक बात तो साफ होती है कि वह सबसे ज्यादा हेट अभी एलन से ही कर रहा होता है। और नेक्स्ट एलन लुओ और शार्लोट के लिए एक पूल बना देता है जिससे कि वे एंजॉय कर सके। शार्लोट तुरंत ही थैंक्स करने के लिए कहती है एलन का लुओ से थैंक्स कहता है, लेकिन उसे दिल से थैंक्स नहीं लग रहा होता है। तुरंत ही उसके अंदर कोई सूच चला जाता है तो वह कहता है ये पूल लुओ और ह्यूमंस के लिए है, तुम्हारे एंट्री करना अलाउड नहीं है। वह कहने लगता है ये सच में काफी गलत है, इस तरह तुम भेदभाव नहीं कर सकते। तुरंत ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है एक ब्यूटीफुल घर में, मतलब वह एक फीमेल बोर था। वह कहने लगती सच में मैं काफी टाइम से वेट कर रही थी और ह्यूमन फूड्स को टेस्ट करने की भी काफी टाइम से वेट कर रही थी। नेक्स्ट शार्लोट भी ज्वाइन कर लेती है लुओ के लिए पूल में और भी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन एलन देख रहा होता है सच में कितने ज्यादा हैप्पी भरे पल हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ ये हमेशा से ऐसे पल रहे। नेक्स्ट अचानक से उसे हार्ट में फिर से वही पेन महसूस हो रहा यानी सैडनेस महसूस हो रही होती है शार्लोट के उसके ज्यादा दूर रहने की वजह से। उस तभी कहता है शार्लोट से कि ज्यादा देर पूल में ना रहे और वह बाहर आ जाए। सैम भी करती है और बाहर आकर बैठ जाती है तो वह थैंक्स कहती है उसको ये सब करने के लिए लोगों के लिए, लेकिन वह कहता है ये सब कोई जरूरी बात नहीं है और कोई जरूरत नहीं है, मैंने बस अपना बेस्ट किया है, तुम चाहोगी तो मैं यहाँ पर गार्डन में एक वाटर पूल बना दूंगा। फिर बताने लगता है इस घर की पहले जो ओनर थी वह एक फेरी हुआ करती थी जो कि अपने आप को 30 साल तक कैद कर रखा और फिर वह रिसर्च करती रहती थी, ज्यादा कोई दुनियादारी से मतलब नहीं था। लेकिन अचानक से एक दिन वह डिसअपियर हो गई, किसी को कुछ नहीं पता चला तो कुछ लोगों ने अपनी अफवाह फैलानी स्टार्ट कर दी कि उसने ज्यादा डिप्रेस्ड होने की वजह से एक्सपेरिमेंट फेल होने की वजह से क्लिफ से जंप कर दी। कुछ लोग कह रहे थे कि फंगस ने उसको खा लिया और फंगस ने उसकी जगह ले ली, लेकिन इसी वजह से मुझे काफी कम प्राइस पर मेंशन मिल गया और इसीलिए मैंने उसको बाय कर लिया, इसीलिए ये काफी अच्छा है। लेकिन नेक्स्ट देखता है तो शार्लोट बहुत डर रही होती है, लगता है उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन वह कहती है सामने देखने के लिए तो पता चलता है काफी सारी फंगस होती है जिसने की जो को पूरी तरह से कवर कर लिया होता है और जगह आया था वाटर के अंदर से काफी सारे फंगस आ रहे होते हैं। लेकिन नेक्स्ट हमारी एक लेडी आती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी इस तरह से मेरे फंगस को चुराने की, लेकिन आखिरकार सब सेटल होने के बाद पता चलता है वह लेडी कहती है माफ करना है मैं तुम लोगों को हट नहीं करना चाहती थी अपने फंगस द्वारा, लेकिन उसको ये भी पता चल जाता है कि वे लोग उसके फंगस को चुराने भी नहीं चाह रहे थे। एलन पूछता आखिर वह है कौन तो बताने लगती है उसका नाम डोरथी है। वह कहने लगता ओ मतलब तुम 30 ईयर से यहाँ पर रह रही हो। इस बात तो शार्लेट सुनकर शॉक्ड जाती है, कहती क्या तुम कोई गोस्ट वगैरह हो, आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? वह कहने लगती है ऑफ कोर्स ऐसा कैसे हो सकता है, वैसे तुम लोग कौन हो, मुझे तुमसे पूछे जाकर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस बात पर एलन कहता है कि वे इस मेंशन के अंदर काफी लॉन्ग टाइम से रह रहा है और इनका ओनर है, लेकिन वह कहती है असली ओनर तो इस मेंशन की बह है। तो एलन कहता मतलब तुम वही फेरी हो जो कि 30 ईयर्स पहले डिसअपियर हो गई थी। ये बात सुनकर वह खुश होकर जाती है क्या 30 ईयर्स पहले से बीत चुकी है। नेक्स्ट में शार्लोट के सामने बैठा होता है तो बताने लगता है डोरथी के बारे में कि उसके अकॉर्डिंग जो डेट थी वह एक यूनिक और एक हाईएस्ट लेवल की फेरी है। इस बात को कुजुत्सु भी बताती है हाँ बिल्कुल, जो फेरीज होती है वह अपने आप को करीब 100 ईयर्स तक ऐसे बिना खाए पिए केवल नेचुरल एनर्जी को और मैजिक को एब्जॉर्ब करके रह सकती हैं। ये बात सुनकर एलन थोड़ा शॉक्ड जाता है बिकॉज अभी भी जिस मेंशन में रह रहा है उसकी जो असली ओनर है वही फेरी है, लेकिन अभी यदि वह वहाँ से चला जाएगा तो शार्लोट के पास में कोई घर नहीं होगा रहने के लिए, इसलिए उसे कोई ना कोई तो एक्शन लेना होगा, इसलिए वह फेरी से आकर बात करता है। इस बात पर कहती है हाँ ठीक है ऑफकोर्स उस घर को बेचने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए उसे कुछ पैसे नहीं चाहिए, बस वो उसकी उस हेल्प चाहती है इसी में ही। इस बात को शॉक्ड जाता है और कहता ठीक है। नाइट बात कर रहे होते हैं एलन पूछता कि सीधा सीधा एग्जैक्टली बताओ तुम आखिर क्या हेल्प चाहती हो। वह कहने लगती है वह एक राइटर है जो कि हॉरर घोस्ट टाइप और काफी तरह की राइटिंग करती है जिसमें कि वह काफी अच्छी भी है, लेकिन बताने लगती है करीब 30 साल पहले उसने एक रोमांस पर राइटिंग करना स्टार्ट की, लेकिन जिसमें उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या लिखना चाहिए। इसी वजह से
वह तुरंत ही अंडरग्राउंड हो गई और जिसके बाद वहीं पर रिसर्च करती रही। एलन कहता है मतलब एक तुम छोटी सी ऐसी बात के लिए तुम अंडरग्राउंड हो गई 30 साल के लिए। वह कहती है ऑफकोर्स मुझे अपनी एडिटर से काफी देर डर लगता है, इसीलिए मैं इस तरह से अंडरग्राउंड हो गई, ज्यादा रिसर्च करने के लिए उससे मूड ज्यादा ना खाने पड़े। लेकिन एलन इस बात को लिए मना करना चाहता है, लेकिन अचानक से उसके पास जाकर उसे धमकाने लगती है कि उसका मेंशन वेब वापस ले लेगी। आखिरकार एग्री हो जाता है। वह कहने लगता है आखिर क्या चाहिए तो बताती है, मैं एक रोमांस पर मांग लिखने वाली हूँ, तो इसीलिए तुम लोगों को एक कपल के तौर पर मेरे सामने एक्ट करना होगा। नेक्स्ट बेड से करने लगती है, जहाँ पर एलन नीचे खड़ा होता है, ऊपर बालकनी में शार्लोट खड़ी होती है। वो ऊपर से जंप कर दी थी एलन का नाम लेकर, लेकिन वो तुरंत ही उसको कैच कर लेता है। इस बात पर वह कहती है ऐसे नहीं, तुमको मैजिक यूज नहीं करना है, तुमको उसको नॉर्मली पकड़ना है। वह कहने लगता है कि ये कैसे ठीक हो सकता है, वह काफी एम्बेरसिंग होगा। लेकिन वह कहती है एक्ट बिल्कुल नेचुरली लगना चाहिए, ना कि इस तरह से, इसीलिए तुमको ये नेचुरली करना होगा। और वैसे वह कह रही होती है अभी वह एक एंगेजमेंट का भी सीन क्रिएट करने वाली है अपने शो के लिए। इस बात पर तुरंत ही सोचने लगता है ये ठीक नहीं है और उसको मना करने लगा होता है, बिकॉज उसे लगता है कि शार्लोट वह ये सब नहीं कर पाएगी, फ्लर्टिंग वगैरह नहीं कर पाएगी। इसीलिए जैसे ही दौड़ती होती अपनी पूरी स्क्रिप्ट को खत्म कर देती है। उसके बाद वह कहता है नहीं भाई ये सब बिल्कुल भी नहीं करने वाला है, चाहे कुछ करे। वह कहता है शार्लोट किसी के साथ में ऐसे फ्लर्ट कैसे कर सकती है, इसको पसंद नहीं करती है। लेकिन शार्लोट उससे कहती है वह ये सब कर सकती है, बिकॉज इतने टाइम से तो उसके साथ रह ही रही है ना, हम लोग साथ में करते आए सब कुछ। इस बात पर तुरंत ही शॉक्ड आता खुद को ही बॉल से हिट कर लेता है, जिससे ब्लीडिंग होने लगी होती है और कहता है सच में अपनी लाइफ को भी इसके लिए खत्म कर सकता हूँ। नेक्स्ट वह तुरंत ही पास जाती है और कहती है क्या तुम ठीक हो, उसको ब्लड को वाइप करने लगी होती है। वह कहने लगती है सच में काफी अच्छा है, इसको सीन को भी मैं राइट करने वाली हूँ। लेकिन इस तरह से इन दोनों लोगों को नेचुरली छोड़ दिया तो ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, काफी लॉन्ग टाइम था। इसीलिए कहता है सब कुछ स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग तुम लोग करने वाले हो। वह कहता है ऐसा कुछ मैं नहीं करने वाला है, लेकिन शार्लोट करना चाहती है, इसलिए वह करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद उनको एक न्यूली वेडिंग कपल की तरह एक्ट करना होता है। ये सुनकर वह शॉक हो जाता है। नेक्स्ट वापस घर आता है और कहता है आई एम होम शार्लोट, लेकिन वह कहती है थोड़ा नेचुरल करो, नेचुरल एक्टिंग लगनी चाहिए, इस तरह से नहीं कि तुमको जबरदस्ती करवा रहे हैं। इस तरह से काफी सारे एक्ट्स के बाद आखिर अंदर जाता है। शार्लोट को देखकर वो एकदम इंप्रेस्ड रहता है, बिकॉज कितनी ब्यूटीफुल लग रही होती है होम क्लोथ्स में। वो उससे पूछता है कि तुम क्या पहले करना चाहोगे, बात, ईट या फिर, लेकिन तुरंत ही वह एक्टिंग पूरी करे उससे पहले कोलैप्स हो जाता है और कहते हैं इस तरह से बियर्ड थिंग्स उससे मत करवाओ ना कहलवाओ। वह कहने लगती ठीक है नेक्स्ट एक्ट करते हैं। जिसके बाद देखता है तो शार्लोट की जो एक्टिंग स्किल्स होती हैं वे अलग ही लेवल की होती हैं और वह शार्लोट से भी कहता है कि तुम्हारी स्किल्स एक प्रोफेशनल की तरह ही हैं। तुरंत ही वो उसको आल्टोन बुलाने लगती है एक निक नेम से, उससे कहती है कि वो उसको सिल्टोन बुलाए। इस बात पर वह एकदम शॉक जाता है, एकदम फूड को बाहर थूक देता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, ये किस तरह की बियर्ड निक नेम दे रही हो। इस बात पर कहती है आपको तुम लोग न्यूली वेडिंग कपल्स हो तो इसीलिए एक निक नेम तो चलता ही है ना। वैसे जो शार्लोट है उसको यदि तुम सिल्टोन या सिल्टो बनाओगे तो काफ़ी अच्छा ही रहेगा ना। नेक्स्ट जो एक्ट होने वाला है चलो उसकी प्रिपरेशन करते हैं। नेक्स्ट एक्ट होता है कि स्कूल का एक्ट होने वाला होता है, जहाँ पर कि एलन होगा भी एक स्टूडेंट है और जो शार्लोट है उसकी एक गर्लफ्रेंड होने वाली है जिसको दो लोगों ने किडनैप कर लिया है। उनको सेव करने के लिए वह जा रहा होता है और तुरंत ही अटैक कर देता है कुजुत्सु और लुओ के ऊपर। दोनों को हराने के बाद पहुंच जाता है शार्लोट के पास में, जहाँ पर कि उसके कुछ डायलॉग बोलने होते हैं, लेकिन शार्लोट अपने डायलॉग को परफेक्टली बोल रही होती है और कुछ कहती है उसे कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन वो सोचने लगता है शार्लोट जो भी कह रही है बस एक्टिंग ही तो है ना, इसीलिए वह भी कहने लगता है कि मैं तुम्हारा एक गार्डियन हूँ। इस बात पर सुनने के बाद डोरथी कहती है कि तुम इस तरह से आउट ऑफ स्क्रिप्ट कैसे जा सकती हो, तुम्हें बोलना चाहिए कि तुम मेरे हार्ट का टुकड़ा हो। लेकिन इस बात को तुरंत मना कर देता है तो वह भी एक्सेप्ट कर लेती है और तुरंत ही वो उसकी एक्टिंग को आगे कंटिन्यू रखता है और कहने लगता है वह सच में काइंड और काफी ब्यूटीफुल है। इस तरह से काफी अच्छे एक सीन भी क्रिएट करते हैं। नहीं जिसके बाद में बताने लगता है कि एक न्यू लास्ट बचा है जो कि सिंड्रेला का होने वाला है। सो इस बात पर तुरंत ही कहने लगता है चलो जल्द से इसको खत्म करें, ये सब मुझे सब खत्म करना है। इस बात पर शार्लोट काफी एक्साइटेड दिख रही होती है तो वह तुरंत ही और एक्साइटेड हो जाता है, कहता है ठीक है तो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इस बात पर बताने लगती है सिंड्रेला में, जहाँ पर कि शार्लोट की जो स्टेप मदर का जो काम करने वाली है वह कुजुत्सु करने वाली है, इसीलिए उसको काफी बैड तरह से ट्रीट कर रही होती है। और जहाँ पर कि शार्लोट सोचने लगी होती है सफाई करते टाइम कि उसको अपने पास्ट के बारे में सब कुछ याद आ रहा है, किस तरह से लोग उसे ट्रीट करते थे। तो उन्हें कुजुत्सु स्टेप मदर का रोल कर रही होती है, इसीलिए कहती है सब फ्लोर्स को बिल्कुल साफ मिलना चाहिए जब वह पार्टी से वापस आए, बिकॉज पार्टी में जा रही होती है। उसके पास मजिशियन बन के वहाँ पर लुओ होता है और उसको कहता है कि वह पार्टी में लेकर जाएगा। नेक्स्ट उसको ड्रेस चेंज करा के वह पार्टी में लेकर आ जाता है, जहाँ पर कि एलन यानी प्रिंस से मिलती है। प्रिंस होता है उसके लिए इनवाइट करता है डांस के लिए, जिसके साथ जब वह सच में डांस कर रही होती है तो एलन को पसंद ही करने लगी होती है। लेकिन 12 बज चुके होते हैं, इसीलिए सब एक्ट खत्म करने के बाद डोरथी कहती है कि हमारा जो लास्ट एक्शन बचा है वही करने वाले हैं, जिसके बाद तुम इस एक्ट से बिल्कुल ही फ्री हो जाओगे, तुम कुछ भी करना। नेक्स्ट ढूंढ लेता है आखिरकार प्रिंसेस के लिए और उसके पास जाकर कहता है मुझसे मैरिज कर लो तो मेरे साथ में हमेशा ही सेफ रहोगी। और जिसके बाद कुछ आगे कहने वाला होता है तो शार्लोट पूछता है कि उसका मतलब क्या है। अचानक से एक ब्लास्ट होता है और जिसकी जैसे धुआं धुआं हो जाता है। जिसके बाद वहाँ से एक मैन आता है और कहता है मुझे माफ करना। वह डोरथी को तुरंत ही ढूंढता है और कहता है हे चलो हम साथ में चलते हैं, काफी टाइम हो गया ना मिले हुए। तुरंत ही कुछ कंपनसेशन के लिए
पैसे देता है और एलन को से कहता है माफ करना तुम्हारी बॉल डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन तभी शार्लोट पूछती है आखिर वैसे अभी वह क्या कहने वाला था, लेकिन वह कहता है नहीं खास कुछ नहीं। अचानक से वहाँ पर इरुका आती है और बताती है एलन के लिए शार्लोट की यंगर सिस्टर है नेटालिया जो कि अभी खतरे में है। ये बात सुनकर वह शॉक्ड जाती है और थोड़ा पास्ट के बारे में सोचने लगी होती है कि इतने सारे सर्वेंट्स भी थे वे कितनी बुरी तरह से उसको ट्रीट करते थे, लेकिन इकलौती उसकी यंगर सिस्टर थी नेटालिया जो कि उसके हाथों को बाउंडेड देखकर उसके लिए कुछ मेडिसिन देती है और कहती है कि उसके पास में कोई फ्री टाइम है तो वह उसके लिए बुक रीड कर सकती है। लेकिन शार्लोट कहती नहीं वह काफ़ी ज़्यादा बिजी है वह नहीं कर पाएगी, तो वो उसकी सिचुएशन को पूरी तरह समझती है और समझ जाती है उसके पास टाइम नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो कहती है मुझे किसी भी टाइटल से नहीं बल्कि मेरे डायरेक्ट नाम से बुलाओ। इस बात पर तुरंत उसके फर्स्ट नेम से बुलाती है। नेट जब वह आंखें खोलकर जागती है तो एक काफ़ी अजीब सी जगह पर होती है, तो पता चलता है कि वे एक शिप के अंदर होती है जहाँ पर कि मेन साइड पर जहाँ पर एलन और इरुका खड़े होते हैं, जहाँ पर कि इरुका बता रही होती है नेटालिया के बारे में कि वह 10 साल की है और वह उसकी एक यंगर सिस्टर है जो कि काफ़ी हद उसके करीब है। इस बात पर एलन पूछता है कि उसकी फैमिली में ऐसा कुछ और भी है कोई जो कि शार्लोट के काफ़ी हद करीब हो। इस बात पर कह लगती है नहीं वही इकलौती उसकी यंगर सिस्टर है जो कि उसकी बहुत ज़्यादा करीब है। इस बात पर तुरंत शार्लोट भी आ जाती है और कहती है हाँ ऑफकोर्स मैंने सपने में देखा मेरी सिस्टर को, उसकी तुम्हें इमोशन को थोड़ा समझना चाहिए। नेक्स्ट पहुंच जाती है एक आइलैंड पर, जहाँ पर जाने के बाद एलन कहता है लगभग 3 साल हो चुके हैं जिसके बाद यहाँ पर आया हूँ। शार्लोट एक बड़ी सी बिल्डिंग को देखकर पूछती है कि भाई सामने बिल्डिंग है वह तुम्हारी अकेडमी में तुम पढ़ते थे। वह कहता नहीं वह बस एक स्टूडेंट डॉर्मेटरी है और बिल्डिंग पूरा आइलैंड है वही एक अकेडमी है। इस बात पर रुका बताने लगती है तुम इस तरह से अकेले हो तुम्हें थोड़ा घुमाएंगे इसके बाद हम घर चलेंगे। घर का नाम सुनने के बाद एलन का मूड खराब हो जाता है, लेकिन बताने लगती है जब पहले फादर के साथ में एलन की फाइट हुई थी तब से वह घर नहीं वापस गया है और जो कि फाइट 3 दिनों तक चली थी इससे कि जो आइलैंड तक काफी ज्यादा डैमेज भी हुआ था। अचानक दिखाया था दो लोग फाइट कर रहे थे स्ट्रीट पर, जहाँ पर कि एक व्हाइट क्लॉथ में एक बंदा जाता है जिसे देखकर एलन कहता है लगता है कोई जरूरत नहीं इंटरप्ट करने की, लेकिन वे लोग काफी रूड होते हैं इसीलिए उनको फ्रीज कर देता है। तभी इरुका फौजी खुश होकर चेयरअप करने लगती है और आवाज देती है, जहाँ पर कि बंदा सामने करेक्ट आ जाता है और वह तुरंत ग्रीट करता है एलन के लिए और एलन और इरुका से दोनों से कहता है काफी अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर वापस आ गए। अपने बारे में बताया था इसका नाम हार्वी क्रॉफर्ड होता है और जो कि एलन और इरुका के फादर होते हैं। लेकिन शार्लोट ये देखकर शॉक्ड जाती है, उनकी एज होती है काफी कम लग रही होती है उसको। नेक्स्ट वो हार्वी के घर पर चले गए होते हैं जहाँ पर कि एलन से कहता है सच में तुम्हारी इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड है, मैं काफी खुश हूँ आखिर कोई तो है तुम्हारा साथ देने के लिए। इस बात पर कहने लगता है मेरी वह गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन तभी इरुका कहने लगती है इस एक्ट को जारी रखने के लिए भी उसने इस बात को मेंटेन करने के लिए बात कही थी कि तुम्हारे साथ कोई तो फ्रेंड है। इस बात पर आखिर वह एक्ट करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा होता इतना पावरफुल होने के बाद भी। नेक्स्ट नेटालिया उसके पास जाती है और कहती है हाँ बिल्कुल वह उसकी गर्लफ्रेंड है और वैसे में काफी खुश भी उसके साथ। वह कहने लगता है कि अब उसके साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल है। वह कहती है ऑफ कोर्स वो उसके साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल है, वो उसकी हर एक मांग को पूरी करता है बिना उसकी मांगे ही, उसका बहुत अच्छे ख्याल रखता है, बहुत अच्छे से उसे ट्रीट भी करता है, उसकी कुछ भी कमी नहीं है। वह कहने लगती है तो मुझे अपने फादर के तौर पर मान सकती है, यदि कोई भी दिक्कत मालूम पड़े उसकी तरफ से तो जस्ट मुझे शिकायत कर देना। वह कहने लगती है ठीक है थैंक यू सो मच। इस बात पर कहते हैं वैसे अभी मैरिज के भी बारे में हम बात कर लेते हैं, वैसे कब करने वाले हो। इस बात एलन कहता है अरे हमने अभी तक इसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं है, लेकिन वे कहते हैं ऑफ कोर्स मैरिज करना ये सब जरूरी ही है ना, तो आगे क्या सोचना। अचानक वहाँ पर एक लेडी आती है जिसको देखने के बाद शार्लोट समझती है शायद वह एलन की सिस्टर होगी इसलिए बात करती है। एलन बताता है वो कोई सिस्टर नहीं बल्कि उसकी मदर है, लेकिन तभी वो कहने लगता है फादर से कि मैं यहाँ पर कुछ मैटर को देखने आया हूँ जो कि नेटालिया के लिए है, वह जानना चाहता है उसके बारे में, जिसके बारे में बताते हैं यहाँ पर स्टडी कर रही है। तो वे कहते हैं ऑफ कोर्स उन्होंने इस तरह से उसे स्टडी करने के लिए यहाँ दूर भेज दिया बिकॉज शायद उनकी फैमिली के अंदर कुछ स्ट्रगल चल रहा है, इसीलिए वे लोग उसको सेटल करना चाहते हैं, उनके बीच में शायद बहुत बड़ा कुछ चल रहा है। इस बात पर क्या लगता है हाँ बिल्कुल वैसे भी काफ़ी बड़ी चीज़ें घटने लगी हैं, कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मैरिज भी कर लो और इसके बाद तुम सामने आओ और इस अकेडमी के लिए संभालो। इस बात के लिए बिल्कुल ही नहीं मानना चाहता है बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा उसे बड़ा काम लग रहा होता है। जिसके बाद हर भी एक मैजिक मिरर को रिवील करता है जिसके अंदर लोग देखने लगते हैं कि नेटालिया एक जगह बैठी होती है, जिसके बाद काफ़ी सारे बीच टाइप लोग जाते हैं उसको सामने से अप्रोच कर रहे होते हैं, लेकिन देखकर एलन कहता है हमें उसकी हेल्प करनी होगी। तो पता चलता है जो नेटालिया होती है वह उन सभी की लीडर है। ये देखकर तो वह खुद ही शॉक्ड जाता है। हरवी कहने लगती है वैसे तुम भी तो पहले काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी किया करते थे ना, इसलिए तुम शायद उसकी सिचुएशन समझ सकते हो, हेल्प कर सकते हो। लेकिन ये देखकर शार्लोट होती है काफ़ी ज़्यादा सैड लग रही होती है आखिर चल क्या रहा है। इस बात पर हरवी बता दें कि वैसे जिन लोगों को वह काम पर रखी है उन सबको ठीक से पेमेंट भी दे रही है टाइम पर। वह कहने लगती है सच में तो मेरी सिस्टर पहले जैसी थी उस तरह से अभी भी काइंड है, वह काफ़ी अच्छी है। लेकिन एलन कहता है कि वे एक अकेडमी स्टूडेंट के तौर पर काफ़ी आगे निकलती जा रही है, वे कुछ ज़्यादा ही कर रही है बिकॉज वे एक स्टूडेंट है, इसीलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को भी अटेंड करनी चाहिए, इसीलिए उसकी हेल्प के लिए तैयार होता है। और वह पूछता है शार्लोट से क्या सच में वह भी अपनी सिस्टर को भी मिलना चाहती है। तो वह कहती है ऑफ कोर्स वह उसकी एक मेमोरी के तौर पर है और यदि वह नहीं जाएगी सब करने के लिए उसकी हेल्प करनी जाएगी तो पूरी
पूरी जिंदगी वो उसको रिग्रेट करती रहेगी, इसीलिए वो उसके साथ चलते हैं अभी के लिए मिलने के लिए। लेकिन तभी वह कहता है अभी तो रात हो गई है, हम लोग कल चलेंगे, इसीलिए वह 2 रूम को बुक करने के लिए कहता है। उसकी मदर कहती है कि हमने पहले से तुम्हारे लिए एक रूम को प्रिपेयर कर रखा है और यहाँ से अभी वह बाहर भी नहीं जा सकता, वरना ये शक होगा कि वह सालोट के साथ ही मैरिड नहीं है। इसी उस तरफ देखता है माफी मांगने के लिए, लेकिन वह कहती है, ब्लश करती है कि हमको बेड पर सोने जाना चाहिए, बिकॉज हमें सुबह जल्दी भी जागना है। मैं बेड पर जा रहा होता है तो वहाँ माफ़ी मांगता है उससे कि इस तरह से उसने अपनी फैमिली से ये झूठ बोला कि हम लोग मैरिड है। वह कहने लगती है कोई बात नहीं, तुरंत ही माफ़ कर देती है और कहती वैसे उससे बहुत वो भी करती है। नेक्स्ट वो तुरंत ही मैजिक स्पेल यूज करने की ट्राई करता है स्लिम के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं, जो कि उसके जो बेड का मटीरियल होता है मैजिक रेजिस्टेंस होता है, इसलिए वह काम नहीं कर रही होती है। जो किसी और ने रुका नहीं किया होता है, बिकॉज पास्ट की मिस्टेक को दोबारा नहीं दोहराना चाहती है। अब चाहते कुछ तो वह करें, लेकिन नेक्स्ट वह कह रही होती सच में तुम्हारी जो फैमिली है काफ़ी परफेक्ट फैमिली है, मैं सच में काफ़ी जेलस भी हूँ, तुम्हारे पास सब कुछ है इस फैमिली में। तो कहने लगते अरे नहीं, मैं कह रही हूँ सच में तुम काफ़ी हैप्पी हो ना, वैसे तुम मुझे बताओ मेरे बारे तुम क्या सोचती हो। तो सोचने लगता है अपनी अच्छी फीलिंग के बारे में वह सच में क्या सोचता है। फिर वह कहता है वह बस यही चाहता है कि जब वह सुबह को जागे तो वह तुम्हारा चेहरा देखे और तुम बस मेरे लिए एक टी दो। इस बात पर थोड़ी सौंप जाती है, सोचती शायद उसने गलत क्वेश्चन पूछ लिया, माफ़ी मांगती है। दोनों अपनी फीलिंग्स को छुपा लेते हैं और माफ़ करने के लिए कहती है जो अभी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था उसके लिए, और तभी सोने के लिए कहते हैं। दोनों सो जाते हैं, लेकिन इधर हीरोका बहुत गुस्से में होती है, अभी कोई इतना सारा पैसा उसने खर्च किया जिससे कि वे उसके बेड पर मैजिक यूज कर सके, लेकिन ये सब बेच जा रहे हैं, लोग बस सोने जा रहे हैं। अचानक से एक फोक आती है उसके पास जो कि उसकी मदर फेंकी होती हैं और कहती हैं चुपचाप जाकर सो जाओ। नेक्स्ट डे जब जागा होता है, जहाँ पर कि वह शार्लोट के हेयर का कलर चेंज कर देता है, उसको कुछ ग्लासेस पहना देता है, जिससे कि पता चल रहा होता है एलन का जो गर्ल्स में टेस्ट है वह किस तरह का है। नेक्स्ट वह बाहर गया होता है नेटालिया के पास में। नेटालिया उसे देखती है तो सोचती शायद हमें एक न्यू फाइट के लिए तैयार रहना चाहिए। अब वह पूछता है कि वह कौन है, तो एलन बताता है वहाँ पर वह एक सब्स्टिट्यूट टीचर के तौर पर आया है। उसका नाम ही सुनने के बाद सभी जो बीस्ट होती हैं वे सब समझ जाते हैं ये एलन है, आखिर ये बंदा एक बड़ी चीज़ है। इसने करीब 100 ऑफ स्टूडेंट्स को चुटकी बजाती हरा दिया था, यहाँ तक कि सारे टीचर्स को हरा दिया, और जिसने 3 दिन तक प्रिंसिपल के साथ में बैटल की और पूरे माउंटेन को ही क्रश कर दिया। इस बात से एलन कहता है तो मैं थोड़ा तो फेमस हूँ, लेकिन नेक्स्ट वे कहता है ये मेरी असिस्टेंट है, शार्लोट को बताता है। वे कहते हैं यहाँ पर भी एक सब्स्टिट्यूट मेंटर के तौर पर सिर्फ तुम्हारा मेंटर ही समझो। इस बात पर उसे एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती है। वे कहते हैं मुझे किसी मेंटर की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जानता था ऐसा कुछ होने वाला। लेकिन शार्लोट बहुत इमोशनल होने लगती है, अपनी सिस्टर मिलने के बाद वह रोने लगी होती है। इतने रोने की वजह से सारे लोगों की अटेंशन उस तरफ ही आने लगी होती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। नेक्स्ट नेटालिया होती है जो कि अपने टीचर की गलती को समझाती है और उसे करेक्ट करती है। ये बात देखकर शार्लोट काफ़ी इंप्रेस्ड होती है कि वह काफ़ी इंटेलिजेंट है। ये देखकर वह कहती है आखिर एक डीमन किंग की असिस्टेंट होने के बाद भी कि छोटी मोटी चीज़ तुम्हें नहीं पता है। तो एलन कहता है अभी वह न्यू है इसलिए उसको ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, क्या तुम उसकी हेल्प कर सकती है सब सीखने में। इस बात पर वह मना कर देती है, लेकिन शार्लोट के कहने पर वह एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट कुछ टाइम बाद उसको थैंक्स कह रही होती है उसको लाइट मैजिक सिखाने के लिए। वह कहती है कि तुम मैजिक को क्यों सीखना चाहती हो, तो वह कहती है वह सब कुछ फेस करना चाहती है जो भी उसके सामने आने वाले से पावरफुल बनना चाहती है। अचानक से वहाँ पर लुओ और कुजसो आ जाती हैं। ये देखकर सब लोग शॉक जाते हैं कि उसके पास में एक फेंडर और एक वाटरपिग है। ये काफ़ी यूनिक बीस्ट होते हैं। लेकिन नेक्स्ट लोग खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर कि नेटाली पहुंचती है तो उनमें एक बीस्ट टैमर हो जो कि इस तरह से बीस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हो। वे कहती हाँ और वहाँ से जाने लगती कुछ और फूड लेने के लिए। यहाँ पर एलन ही बचा होता है, तो एलन से पहुंचती है उसकी फैमिली ने उसे यहाँ पर भेजा है। तो एलन कहता है वे किसी के द्वारा नहीं भेजा गया है और ना ही इन मैटर्स में बिल्कुल भी ध्यान देता है। वे कहने लगती है हाँ ठीक ही है, वैसे भी अपनी सेल्फिश फैमिली से दूर रहना चाहती है। वे उनसे काफ़ी गुस्से में होती है और कहती है वे बस मैजिक सीख कर उन लोगों से बस दूरी बनाना चाहती है। नेक्स्ट अचानक से वहाँ पर एक बंदा आता है और जो कि मजाक बना रहा होता है नेटालिया का, वहाँ से जाने लगा होता है। अचानक उसके एक सबॉर्डिनेट से शार्लोट टकरा कर गिर जाती है तो माफी मांगती है। उसका भी मजाक बनाने लगे होते हैं, अचानक से उस पर जाकर हिट कर दी थी नेटालिया और वह क्रिस को भी आने वाली होते हैं। उससे पहले ही एलन कहता है इस तरह से कैफेटेरिया में फाइट करना ठीक नहीं है। नेटाली कहती है तो आखिर हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। वे कहते हैं किसने कहा। तुरंत ही वे एक स्पेस टाइप में पहुंच जाता है जहाँ पर कि आसानी से फाइट करता है, एक पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगता है। लेकिन शार्लोट तुरंत ही उसको स्क्रॉल करती है और उसको खत्म कर देता है। वे तुरंत दोनों को स्क्रॉल करना स्टार्ट करती है। तुम्हें रूल्स नहीं पता अकेडमी किस तरह से तुम फाइट नहीं कर सकती हो। दोनों लोग ये उससे माफी मांग रहे होते हैं। यहाँ पर लग रहा होता है कि शार्लोट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ वे सच में स्ट्रॉन्ग तो है लोगों को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट वे कहने लगता है नेटालिया से यदि तुम सच में स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हो ना तो क्यों ना उसके लिए तुम्हें अकेडमी को कंट्रोल करने स्टार्ट करना चाहिए। इधर दिखाया था हीरो का आई होती है नेटालिया के पास और बताती है कि वह एलन की सिस्टर है। इस बात पर तो नेटालिया कह दे तुम्हें डेमन किंग की सिस्टर हो तो मतलब तुम एक स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सर होगी ना। बताने लगती है हाँ वे बस उसकी जो भी टेक्निक्स है और मैजिक उनको बस कंट्रोल करने की ट्राई करी इस अकेडमी को कंट्रोल कर सके। लेकिन तभी एलन से पहुंचने लगता है आखिर वैसे नेटाली कह रही थी उसके बारे में क्या तुम्हारा। तो प्लानिंग बताने लगता है कि सबसे पहले तुम अकेडमी को कंट्रोल करना चाहती तो उसके लिए तुम्हें जो स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर उन सबको हराना होगा और जिनको हराने के लिए मेरे पास एक प्लान भी है। तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग बनना होगा। सबसे पहले तुम्हें क्यों ना क्रिस के साथ में स्टार्टिंग करनी चाहिए। वैसे मेरे पास एक अलग से प्लान है जिस ट्रिक को यूज करने के बाद तुम आसानी से जीत सकती हो और वैसे भी इलीगल तो है लेकिन तुम ठीक से यूज करो तो भाई लीगल भी है। क्रिस तभी फ्रस्ट्रेशन वहाँ से चला
जाता है बिकॉज नेटालिया इस पूरे 30 पॉइंट से हारा होता है। लेकिन शार्लेट पूछते हैं कि ये डैमेज अभी बंद क्यों है, तो बताने लगती है डैमेज क्वीन अभी एक्स देने के टाइम पर इसीलिए काफी ऑफेंसिव है, इसीलिए इस तरह से अभी ये क्लोज कर दी गई है। लेकिन नेक्स्ट पता चलता है नेटालिया के जो और सबोर्डिनेट आ जाते हैं और वे कहते हैं हमारी कोई हेल्प चाहिए, हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट। तो कहने लगती है तुम्हें कुजेत्सु और लू हैं दोनों ही ट्रेनिंग देने वाले हैं कल से, जिससे तुम स्ट्रांग बन सको। लेकिन इटालिया को अभी भूख लगी होती है, इसीलिए शार्लेट कह रही है तो ठीक है तुम लोगों को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स को खाना चाहिए, जिससे कि ये सब तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन जब वह देखती सारी वेजिटेबल्स के लिए तो वह खाना नहीं चाहती बिकॉज ये पसंद नहीं होती है। लेकिन पसंद ना होने के बाद भी वह शार्लेट के शेक के लिए उसको खाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी इरुका कहती है एलन से देखो दोनों सिस्टर कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल होती जा रही है, एक दूसरे के साथ में काफ़ी घुल मिल रही हैं, वैसे ब्लड रिलेटेड हैं तो ये तो काफ़ी आसान होने वाला है ना। लेकिन तभी नेटालिया ब्लश करती हुई कहती है कि मैं तुमको कल एक न्यू स्पेल सिखाने वाली हूँ। तो इस बात पर शार्लेट कहते हैं ठीक है तो फिर हम कल स्कूल के स्टार्ट होने से पहले ही सुबह टाइम जल्दी मिलते हैं। वहाँ पर तीनों सबॉर्डिनेट आ जाते हैं नेटालिया के और कहते हैं कि हम लोग अब इतने स्ट्रॉन्ग तो बन गए हैं ट्रेनिंग लेने के बाद, तो इसीलिए हम तुम्हारे साथ में नेक्स्ट मिशन पर आ सकते हैं। कुजेत्सु पर आकर कहती है इतनी जल्दी नहीं मुन्ना, अभी तुमको और भी ट्रेनिंग की जरूरत है। नया दिखाते हैं नेटालिया में सो चुकी होती है तो एलन उसको कैरी करके लाया होता है, उसको रूम में जाता है, पता चलता है बहुत ज़्यादा मेहनत करती है स्टडी में, तभी उसको सुला देता है। लेकिन वहाँ पर एक बैग रखा होता है जिसको अप्रोच करने से पहले एलन उसको रोकता है सबको और कहता है उसको टच मत करना वरना वो तुम पर अटैक कर देता है। थोड़ा सा उसके आइडेंटिफाई करने के बाद उसे पता चलता है उसके ऊपर कुछ डिफेंसिव मैजिक के अलावा काफी बायोमेट्रिक भी सिक्योरिटी के तौर पर रखे गए। आखिर ऐसा क्या है जो इतनी ज्यादा सिक्योरिटी से रखा गया है, यदि कोई उसे खोलने की ट्राई करेगा तो वह उस पर अटैक करेगा। इस तरह से काफी नाइट बीत गई होती है और वे लोग वहीं पर बैठे होते हैं। शार्लेट सोचने लगी होती है नेटालिया के बारे में पास्ट में जहाँ पर कि वो उसके साथ थी, और जब वो उसको कुछ स्टोरी पढ़कर सुना रही होती है उस टाइम नेटालिया थकने की वजह से वहीं पर सो जाती है। इसीलिए शार्लेट अभी सोच रही होती है कि अभी के लिए उसकी जो आइडेंटिटी है उसको हाइड करके रखना ही ठीक रहेगा। बिकॉज जितनी बार नेटालिया ने उससे बात की वह केवल नेचुरल बात की, उसने कभी अपनी फैमिली अफेयर्स के बारे में फैमिली के बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं की है। लू कहता है चिंता ना करने के लिए और वो जो करना चाहती है आराम से कर सकती है, अपनी आइडेंटिटी को सामने ला सकती है। एलन भी कहता है हाँ बिल्कुल तुम थोड़ा वेट कर सकती हो और बस उसके बाद में तो आसानी से अपनी आइडेंटिटी को दिखा सकती हो। वह कहती है काफ़ी अच्छा आइडिया, हम थोड़ा वेट करेंगे। नेक्स्ट डे सुबह के टाइम जल्दी शार्लेट होती जल्दी उठ जाती है और सारी चीज़ों को पिक करने के बाद गुड बाय कहती है एलन के लिए, वहाँ से निकल जाती है। दिखाया जाता है नेटालिया जो कि एक मैजिक स्पेल को सिखा रही होती है शार्लेट के लिए, और शार्लेट जब उसको ट्राई करती है तो कुछ टाइम में परफेक्शन हासिल कर लेती है। वह कहती है सच में तुमने कर दिया, तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, यदि तुम इस तरह से करती रहे तो तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन बन सकती हो। लेकिन वह थोड़ी इमोशनल होती है और कहती रुको मैं तुमको कुछ दिखाना चाहती हूँ इसीलिए। लेकिन यह दिखाया था एक दूसरे एक बंदा होता है जो कि सब देख रहा होता है और एक स्मर्ट जैसी एक स्माइल देता है। नेट जब रूम में गई होती है जहाँ पर उस चीज को ढूंढने की ट्राई करती है उसका जो बैग होता है, लेकिन वह वहाँ पर नहीं होता है। वह कहती है मैं उसके साथ अंदर कुछ था जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी। वहाँ पर एक लेटर रखा होता है क्रिस की तरफ से जो कि उसको चैलेंज कर रहा होता है और एक स्पेसिफिक जगह पर उसे बुलाया होता है। नेटालिया कहती है इस क्रिस को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उसको सबक सिखा के रहूंगी और उसने जो भी किया है उसके लिए तो उसको पे करना होगा। इस बात पर शार्लेट कहती है इस तरह से फाइट करना ठीक नहीं है। वह कहने लगती है एलन को इसके बारे में ना बताए, वह अकेली जाकर इस मैटर को बिल्कुल सॉल्व करने वाली है, इसलिए वहाँ पर बाय कहकर निकल जाती है। लेकिन शार्लेट बस खड़ी रह जाती है। इधर दिखाते एलन पूछ रहा होता है नेटालिया के सबोर्डिनेट से नेटालिया के बारे में, लेकिन उनको कुछ नहीं पता चलता है कि वह कहाँ पर है। अचानक से वहाँ पर क्रिस का एक सबोर्डिनेट आता है और बताने लगता है किस तरह से क्रिस ने उसको डैमेज में समन किया है और जहाँ पर कि वे कॉम्पिटिशन करने वाले हैं। दिखाया था डैमेज के अंदर एक होल होता है और जिसके अंदर उस बैग को फेंक देता है और कहते हैं ना करने के लिए। उस बैग पर उसने काफी अच्छे डिफेंसिव मैजिक को यूज किया इसलिए वह डिस्ट्रॉय तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ से पहले जो भी नीचे पहुंचेगा वही उस बैग को लेने वाला है। तुरंत ही दोनों भागने स्टार्ट कर देती हैं और थोड़ा पास्ट के बारे में बताया जाता है। नेटालिया के आने से पहले क्रिस था वह नंबर 1 था अकेडमी के अंदर हर चीज में, लेकिन जब से नेटालिया आई उसने उसको हर चीज में सरपास कर दिया, इसीलिए उसको हराना चाहता था और इस सब का बदला लेना चाहता था। इस बात के बारे में एलन भी सब सिचुएशन समझ जाता है, इसलिए वह कहता है ठीक है तो वहाँ पर अकेले ही जाने वाला उनको बचाने के लिए, बिकॉज अभी डैमेज क्वीन एक्स देने वाली इसीलिए वो काफी ऑफेंसिव होगी, इसीलिए खतरा भी बड़ा होगा। नेट दिखाया था नेटालिया ने फिर से क्रिस को हरा दिया होता है और अपने बैग को रिट्रीट कर लिया होता है। अचानक से वहां से जाने से पहले जगह होती है काफी जोर से हिलने लगी होती है जहाँ पर की जो डैमेज क्वीन होती है सामने आती है कायमरा के साथ में, जिससे एक तुरंत ही किस भाग जाता है और नेटालिया भी सेम करती है। वे एक जगह छुप जाती है और वह कहती है इस तरह से वह इतनी आवाज ना करे, वह कायमरा उनकी तरफ ही आ जाएगा। तुरंत ही वैसे कायमरा का अटैक करता है जिससे कि वे लोग दूर जाकर गिरे होते हैं। जैसे नेटालिया को खत्म करके बीच अटैक कर रहा होता है उससे पहले बीच में आ जाते हैं शार्लेट उसको एक ब्लास्ट द्वारा बचा लेती है, जिसके बाद नेटालिया को वह हील करती है और कहती है अभी हम यहाँ से नहीं जा सकते जब तक कि क्रिस अपनी होश में नहीं आता है। लेकिन वह कहती है आखिर वह अभी जो मैजिक यूज किया था वही है ना जिससे कोच ने सिखाया था। वह कहने लगती है हाँ ये वही मैजिक है। वह कहने लगती है पूरी जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है इसीलिए वह यहाँ पर क्या कर रही है। इस बात पर कहने लगती है तुम एक बच्ची हो, तुम समझ रही हो ना, तुम इसलिए हर चीज को हैंडल अपने आप नहीं कर सकती, काफी चीजें काफी खतरनाक भी होती हैं। इस बात को सुनकर शॉक्ड जाती है और कहती है वैसे वह आखिर उसकी इतनी ज्यादा परवाह क्यों कर रही है, उसकी इतनी ज्यादा देखभाल क्यों कर रही है, उसके लिए उसने
अपने आप को खतरे में भी डाल दिया। इस बात पर अपनी आइडेंटिटी को रिवील करने वाली होती है, वो सोच रही होती है, लेकिन तभी निटालिया उसे माफी मांगने लगती है इतनी ज्यादा प्रॉब्लम को खड़ी करने के लिए। शार्लोट पूछती है कि इस बैग के अंदर ऐसा क्या है जिसके लिए तुम अपनी लाइफ को भी खतरे में डाल दिया। इस बात पर निटालिया कहती है कि आपको याद है ना, मैंने एक बार मेंशन किया था कि मेरी भी एक ओल्डर सिस्टर है। इधर एलन का दिखाया जाता है, जा रहा होता है, सोच रहा होता है, उस केव के अंदर एक सैलीमेंडर भी रहता है, लेकिन वैसे वे कभी जागता तो नहीं है। इधर निटालिया बताने लगती है, मेरी एक ओल्डर सिस्टर है, और शायद एलन ने आपको एमिलस फैमिली के बारे में तो बताया ही होगा ना। मेरी सिस्टर है, वे एक कीड़े को भी नहीं मार सकती, किसी को हट करने की बात है। प्रिंस से उसने उसको झूठ के इंजाम में फंसाया है और कुछ नहीं। इस बात पर पूछती है कि वह अपनी सिस्टर को हेट करती है, तो वो कहते नहीं, वो उसको हेट नहीं करती, वह खुद को हेट करती है, अपनी पूरी फैमिली को हेट करती है, और वह अपनी सारी चीजों को पीछे छोड़कर वह इस मेंशन को छोड़कर चली गई और वो उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाई। लेकिन इन चीजों की वजह से उसे ये तो पता चलता रहता है कि उसके सिस्टर है कहीं तो अलाइव है, अभी भी जीवित है, लेकिन किसी ने उसको कैद कर रखा है। तो शार्लोट कहती है, तो क्यों ना तुम इन चीजों को डिटेक्ट कर अपनी सिस्टर को ढूंढ सकती हो ना मैजिक द्वारा। वह कहने लगती है, उसने कई बार ट्राई की, लेकिन कोई एक फोर्स है, पावरफुल फोर्स, जो कि उसके सारी मैजिक को ब्लॉक कर देती है, और मुझे लगता है जिस व्यक्ति ने भी मेरी सिस्टर को कैद कर रखा है डिफेंसिव फोर्स उसकी ही होगी, लेकिन एक न एक दिन मैं उसको जरूर ढूंढ लूंगा, उसको सबक सिखाऊंगी। इस बात पर शार्लोट सोचने लगती है कि शायद वह उसके सिस्टर के काफी करीब पहुंच चुकी है और शायद वह एलन तक जल्दी पहुंच जाएगी। इस बात पर वह कहने लगती है, वैसे आप मुझे काफी कम टाइम में मिली है, लेकिन लगता है कि शायद हम लोग बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं और काफी करीब हैं। लेकिन क्रिस को भी होश आ चुका होता है और वो माफी मांगते हैं निटालिया से कि उसे नहीं पता आता कि उसका इतना डार्क पास्ट है, इसलिए मुझे माफ करने, मैंने ये सब इंटेंशनली नहीं किया था। लेकिन नेक्स्ट तभी सैलीमेंडर होता है, अटैक करके आने लगा होता है, तो शार्लोट कहती है, तुम लोग यहाँ से भागो, जाकर एलन को ढूंढो, तब तक मैं इसको होल्ड बैक करने की ट्राई करती हूँ। ये बात सुनकर निटालिया बिल्कुल भी नहीं उसको अकेले छोड़ना चाहती खतरे में, लेकिन क्रिस कहता है हमारे लिए यही सेफ रहेगा और वह भी सेफ रहेगी। अचानक से पावरफुल अटैक करता है सैलीमेंडर, लेकिन अटैक की वजह से शार्लोट का जो डिफेंसिव मैजिक सर्कल होता है, जिससे उसकी प्रेजेंस भी कंसील थी, वह टूट जाता है। इसे निटालिया पहचान जाती कि भाई उसकी सिस्टर है, लेकिन जब वह सैलीमेंडर अटैक करके खत्म करने जा रहा होता है शार्लोट के, तो बीच में आ जाता है एलन और अपनी बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक को कास्ट करने लगा होता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा आइलैंड कांपने लगा होता है। एरोका कह दिया कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन पता चलता है वह तो सैलीमेंडर के साथ में खेलने लगा होता है, क्योंकि सैलीमेंडर को वह बचपन जब एग था तब से उसे केयर करती आया था, इसलिए उसको काफी पेट की तरह ही होता है। नेक्स्ट जब शार्लोट को होश आया होता है तो एलन के बाहों में होती है और वह निटालिया से माफी मांगती है इतनी ज्यादा प्रॉब्लम उसके लिए खड़ी करने के लिए, लेकिन वह उससे कुछ भी ना कहने के लिए कहती है और काफी हैप्पी है उसको सेफ देखकर, और तभी वह उस बुक को निकालती है उस बैग के अंदर से और कहती है इसको दोबारा रीड करने के लिए। दोनों सिस्टर एक दूसरे को हक करती हैं और क्राई करने लगी होती है। नेक्स्ट वापस आने के बाद तीन लोग एक साथ में होते हैं, निटालिया, एलन और शार्लोट। तो निटालिया की पता चलता है कि एलन है वह शार्लोट के काफी अधिक करीब है, मतलब वही था जो कि उसकी मैजिक प्रेजेंस को छुपा रहा था और वह शार्लोट से दूर रखा था, इसलिए और सारे अटैक करने लगती है। नेक्स्ट वे लोग वापस आ चुके होते हैं अपने घर में, जहां पर कि सोचने लगता है एलन कि शार्लोट ने आकर उसकी असली फीलिंग्स के बारे में क्यों पूछा था, आखिर वो उसके लिए क्या फील करता है। सेम बात सोचने लगी होती है शार्लोट भी एलन के बारे में, लेकिन दोनों जैसे एक दूसरे कुछ कहते हैं, अचानक से वहां पर मयास आ जाती है और कहती है वो माफ करना, काफी टाइम हो गया ना हमें मिले हुए, तुम्हारे लिए एक पैकेज आया है। जैसे पैकेज को खोलती वहां पर एक सबनिंग सर्कल होता है, वह कहने लगता है तो शार्लोट से दूर हटने के लिए भी कोई यहाँ पर कुछ खतरनाक भी समन हो सकता है। लेकिन उस मैजिक सर्कल के अंदर से अचानक से ही निटालिया समन हो जाती है, जो कि अपनी सिस्टर से मिलने के लिए आई होती है। लेकिन इस तरह से उसको देखने के बाद एलन होता है काफी गुस्से में होता है, और हाँ निटालिया और दोनों के बीच में कुछ अच्छी नहीं बन रही होती है। दोनों फाइट के तैयार होते, लेकिन वहाँ पर डॉर्थी आ जाती है और कहती है जो नोवेल थी तुम्हारी हेल्प से पूरी हो चुकी है, लेकिन उसका सेकंड पार्ट भी बनाना, इसीलिए क्या तुम हेल्प कर सकती हो। एलन तुरंत मना कर देता है, बिकॉज लास्ट टाइम उसकी हेल्प के चक्कर में उसका मेंशन की एक दीवार टूट चुकी थी। नेक्स्ट वे लोग डिनर के लिए बैठ जाते हैं, यहाँ पर कि सब लोग खाना खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट दिखाते एलन को उसकी मदर होती है, वो एक बेसमेंट में बंद कर देती है बिना किसी ही बात के, इस वजह से काफ़ी सैड होती है। लेकिन अचानक से यहाँ पर एलन आ जाता है और उसको सेव कर लेता है, जो कि उसका एक सपना होता है, और जिसके बाद वह जागने के बाद आ जाती है एलन के रूम में और कहती है मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या मैं तुम्हारे पास में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। वह तुरंत ही हाँ कहता है और दोनों लोग बैठ जाते हैं आगे, जहाँ पर कुछ हॉट ड्रिंक्स पीते हैं और स्टार्स को देखने लगे होते हैं, जो कि काफ़ी एक लवली एक रोमांटिक मोमेंट होता है। अचानक से जो फ्रेंड्स होते हैं आसपास में सब लोग निकल के धीरे धीरे करके आ जाते हैं, छुप कर सब देख रहे होते हैं, जिस वजह से सारा लवली मोमेंट बेकार हो जाता है। और इसी वजह से एलन होता है अटैक करने लगता है निटालिया के ऊपर, ये कहकर उसका रोमांस का मोमेंट ही खराब कर दिया। लेकिन नेक्स्ट पता चलता है सेकंड प्रिंस, यहाँ पर एक सोल्जर आकर बताता है शार्लोट कहाँ पर, इसके बारे में पता चल चुका है। इस बात पर सेकंड प्रिंस कहता है ठीक है तो फिर ट्रूप्स को लेकर जाओ और उसको अभी के अभी अरेस्ट करके लाओ। इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। तो क्या सच में नेक्स्ट पार्ट देखना चाहोगे, बिकॉज इसमें तो बस रोमांस था, वन साइडेड, दोनों तरफ से ही। नेक्स्ट पार्ट में बहुत कुछ होने वाला है, तो जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट करके बताओ कि ये सीरीज कैसी लग रही है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो गुड बाय, सायोनारा।